अगर मुझे ये देखना है कि मेरा गट हेल्दी है या अनहेल्दी है तो मुझे वो सिम्टम्स बताएं। आप सुबह जाके जब पॉट पे बैठते हो, आपकी पॉटी आपको बता देगी आपका गट हेल्थ कैसा है। गट हेल्थ के लिए क्या मुझे खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर आपने कंसिस्टेंटली 30 से 40 ग्राम खा लिया, आपका गट खुश। एंटीबायोटिक्स और गट हेल्थ में क्या रिलेशन है? एंटीबायोटिक्स इज लाइक अ हिरोशिमा नागासाकी ऑन योर गट। सर एक सेकंड आपके लिए ना ये बोलना चाहता हूँ। अरे मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैंने गट के बारे में मुझे इतनी क्लैरिटी ना कभी भी नहीं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। प्रशांत, मैंने गट हेल्थ के बारे में पिछले कुछ दिनों में 10 से भी ज़्यादा पॉडकास्ट देखे हैं और मुझे क्लैरिटी के बजाय ना कन्फ्यूजन हुआ है। ओके तो मुझे लगा कि अगर मुझे कन्फ्यूजन है तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको कन्फ्यूजन होगा। तो मैं थोड़ी सी आज आपके थ्रू, मैंने आपका कंटेंट देखा है और मुझे आपके कंटेंट की सबसे बड़ी बात जो लगी ना प्रशांत, वो ये लगी कि मुझे क्लैरिटी मिली। जहाँ भी मैंने जो भी चीज़ आपका देखा ना, आपने बहुत क्लियर कट बोला। आपने ये नहीं बोला कि ये मत खाओ बट हाँ 1-2 दिन खा सकते हो, मतलब दैट्स कन्फ्यूजिंग टू मी, है ना। तो सबसे पहले मैं गट हेल्थ को अगर इसके बारे में समझना है मुझे, तो पहला मेरा क्वेश्चन बेसिक है, गट है क्या? मुझे नहीं मालूम गट क्या है। ठीक है, स्कूल्स में पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गट है या कोई पार्ट्स इसके गट हैं? क्या है गट? आई थिंक ग्रेट पॉइंट राहुल। शुरू वहाँ से करते हैं। शुरू ये भी करते हैं कि ये कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में है, ये कन्फ्यूजन आई वुड से पूरे वर्ल्ड में ये कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्यों है पहले उससे शुरू करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गट को हम क्या बोलते हैं और गट की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ ख़त्म होती है। कन्फ्यूजन राहुल इसलिए है कि जब हम गट की बात करते हैं, गट हेल्थ की बात करते हैं, गट माइक्रोबायोम की बात करते हैं, गट बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस बहुत न्यू या लेटेस्ट टॉपिक है, राइट। इसकी शुरुआत हुई थी 1800 में। किसी को ये लगा था, एक लुई पैस्चर थे जिनकी जर्म थ्योरी थी, जिनको लगा कि यार ये जो दूध वगैरह हम लोग आउट इन द ओपन रखते हैं, ये क्यों ख़राब हो जाता है। उससे उनका डिड्यूस था कि यार ये जब दूध को हम बाहर में रखते हैं, इसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो एक रोल प्ले करते हैं दूध के स्पिलेज के ऊपर, राइट, उसको ख़राब करने के लिए। चाहे आप फल बाहर रख लीजिए, वो फल ख़राब हो जाएगा। एंड उससे उनकी थ्योरी को उन्होंने एक्सटेंड किया कि ये सेम रोल प्ले होता है इंसानों के ऊपर। आपको कोई चोट लग गई और अगर आपको चोट लग गई तो वहाँ पर जर्म्स आके कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और उन दिनों में इन्फेक्शन से बहुत मौत आती थी। लैंडमार्क थी ये जर्म थ्योरी की। ये जर्म थ्योरी के बाद बहुत बड़ी तादाद में सैनिटाइजेशन आया वेस्ट में, जिसकी वजह से डेथ फ्रॉम इन्फेक्शन ऑलमोस्ट बिकेम नेग्लिजिबल, राइट। 1900 में ये समझ में आया। तब तक 1800 से लेके 1900 तक आप जाओगे तो लार्जली कॉन्वर्सेशन यही था। जब हम बैक्टीरिया की बात करते थे तो बैक्टीरिया खराब है, इट इज़ पैथोजेंस या बैड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। जैसे जैसे आगे आए 1900 में इसकी रिसर्च शुरू हुई, तब साइंटिस्ट ने ये लगा कि यार कुछ तो है ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर में जो लग रहा है एक बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे हैं। और 1960s और 70s में इसकी रिसर्च को काफ़ी मोमेंटम मिला। एंड देन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, यूएस में जो लार्जेस्ट फंडिंग बॉडी है वो है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन्होंने वे बैक, आपको पता होगा, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया था। उनको ये था कि हमारे अंदर में जितने सेल्स है उसके अंदर में DNA है, उस DNA के अंदर में इंफॉर्मेशन है। आपको 50% इंफॉर्मेशन मॉम से मिलती है, 50% डैड से मिलती है, और ये जीनोम कहीं आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो इस जीनोम को डिकोड करते हैं अंदर में क्या है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ था, आई थिंक 13 साल चला था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें खर्चा हुए थे। इसमें से उन्होंने जीन सीक्वेंसिंग सीखी। ये सीखने के बाद द सेकेंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट एवर टेकन अप बाय NIH वाज द ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट। तो 2008 में ये गट या माइक्रोबायोम जिसको हम बोलते हैं, उसकी रिसर्च में रियल पैसे लगे। तो अगर आप अब देखोगे तो ये साइंस जो है, जो हमारी इसकी समझ है, ये समझ सिर्फ 15-18 साल पुरानी है। इसी की वजह से प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये रिसर्च और साइंस बहुत कम पीरियड में अभी तक हुआ है,
इसके वजह से इसकी कन्फ्यूजन भी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, राइट। नाउ 18 साल में वर्ल्ड ने बहुत कुछ सीखा है हमारे गट माइक्रोबायोम के ऊपर, लेकिन जो सीखा है वो इतना चौकन्य है कि हमको लग रहा है कि ये पूरे गट को समझने के लिए तो और शायद 1000 साल लग जाएंगे। एंड एग्जाम्पल देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है 37 ट्रिलियन सेल से। जब हमारे मदर और डैड मेट किए, स्पर्म और एग हुआ, तो पहला सेल हुआ, और ये सेल जब मल्टीप्लाई होते गया तो 9 महीने के बाद आपको एक ह्यूमन बॉडी, एक बच्चा बाहर निकला, राइट। तो वी आर मेड अप ऑफ 37 ट्रिलियन सेल्स। हमारे अंदर में जो गट के ये जो बैक्टीरिया है, दे आर मोर देन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जो लोग ये सुन रहे हैं उनके लिए, 100 ट्रिलियन का मतलब आज जो हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 8 बिलियन, उसको मल्टीप्लाई कीजिए बाय 12,500। उतना पॉपुलेशन एवरी इंडिविजुअल के अंदर में है ऑफ द गट बैक्टीरिया। ह्यूमन के बॉडी में जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ तो पता चला हमारे अंदर में 20 से 30 हजार जीन्स है, और ये जीन्स के एक्सप्रेशन से हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो कभी ये जीन्स ऑन होते हैं, कभी ये जीन्स ऑफ होते हैं, और हर एक सेल तो आइडेंटिकल है, लेकिन आँख का सेल एक अलग काम कर रहा है, आपके पैर का सेल एक अलग काम कर रहा है, हार्ट का सेल एक अलग काम कर रहा है। ये कौन सा काम कर रहा है, वो कौन सा जीन ऑन है और कौन सा जीन ऑफ है, ये डिसाइड करता है। जीन्स तो अंदर में 6.4 बिलियन इंफॉर्मेशन तो सेम ही है। 25 से 30 हजार जीन्स हमारा पूरा फंक्शन बॉडी का डिटरमाइन कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या ऑन है क्या ऑफ है। जब ये बैक्टीरियाज के जीन्स को इन्होंने देखा तो यहाँ 25 से 30 हजार मिले, वहाँ 2.5 से 3 मिलियन जीन्स है इन बैक्टीरिया के जो अलग अलग काम कर रहे हैं। अभी तक तो हमें ये नहीं पता है कि ये 20-25 हजार जीन्स जो ह्यूमन के जीनोम में उनका फंक्शनैलिटी क्या है। तो सोचिए ये माइक्रोबायोम या ये गट बैक्टीरिया जो 100 ट्रिलियन है, जिसके 2 से 3 मिलियन यानी कि 20 से 30 लाख जीन्स है, इसकी फंक्शनिंग समझने के लिए हमें और अभी कितना टाइम लगेगा। तो कन्फ्यूजन इस बात से भी है क्योंकि हमें बहुत कुछ नहीं भी पता है। सो बड़ा पॉइंट मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग पॉडकास्ट की यहाँ से क्यों कर रहा हूँ कि आज हम लोग जो भी बात करेंगे हम लोग करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ साइंस। मैंने स्टैनफोर्ड से गट हेल्थ के ऊपर एक कोर्स किया है। जस्टिन सोनेनबर्ग, एरिका सोनेनबर्ग मेरे टीचर्स थे। इन्होंने एक रिमार्केबल किताब भी लिखी है, द गुड गट। तो मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है, लेकिन उन्होंने भी हमें यही सिखाया था कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हम समझे हैं, लेकिन जो हम नहीं समझते हैं इज़ फार बिगर देन हम क्या समझते हैं, राइट। तो अनलाइक लॉट ऑफ थिंग्स वेयर द कन्विक्शन इज़ वेरी वेरी हाई, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी विल से देयर इज़ एविडेंस, बट हैज़ दिस बीन साइंटिफिकली प्रूव इन अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल? एज ऑफ नाउ नो। एंड ये नो के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप अकेले नहीं है कन्फ्यूजन के, ये कन्फ्यूजन पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में चल रहा है। तो अब आपके क्वेश्चन को आंसर करते हैं, गट क्या है। नॉर्मली सबको लगता है जब हम गट की बात करते हैं हम स्टमक या डाइजेशन की बात करते हैं, जो नोमेनक्लेचर के पर्सपेक्टिव से ठीक है, बट जब आप एक्चुअल गट की बात करते हैं तो आपका गट शुरू होता है आपके माउथ से और ये ख़त्म होता है आपके एनस तक। ये एक बहुत बड़ी सिंगल ट्यूब है जो आपके माउथ से लेके ईसोफेगस से लेके स्टमक से लेके जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में एक होल होता है जो हमारा एनस होता है, जहाँ से हमारी पॉटी निकलती है। तो गट को एक तरफ से हम खाना देते हैं और गट के दूसरे एंड से ये खाना निकलता है। ये पूरी जो ट्यूब है इसको हम गट बोलते हैं। तो गट इज़ नो लॉन्गर जस्ट योर डाइजेस्टिव ट्रैक, बट हम लोग तो साइंस में बोलते हैं जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक की भी बात करते हैं, योर डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स एट योर एनस। ये पूरी ट्यूब इज गट। बट रिमार्केबल चीज गट की है, वो पहला सेल की जब स्पर्म और एग मिले तो विद इन 2 वीक्स ऑफ दैट फर्स्ट सेल, और ये सेल मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ वाई आफ्टर 9 months दैट वन सेल बिकम्स 37 ट्रिलियन एंड हमको बच्चा मिलता है, राइट। तो विद इन द फर्स्ट 15 days आपका गट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। 15 दिन के अंदर में ये जो सेल जब मल्टीप्लाई होके होते हैं इसके 3 लेयर्स बन जाते हैं। सोचिए वो सेल मल्टीप्लाई हो रहे, ग्रो, और एक छोटा सा एक मांस जैसा बन रहा है। ये जो मांस होते हैं इसके 3 लेयर्स बन जाते हैं इन 15 days। जो एकदम अंदर का लेयर है ये जाके आपका गट का ट्यूब बनता है।
जो सबसे टॉप लेयर है ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, और जो बीच का लेयर है ये आपका मसल्स और बोन और स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है. तो योर गट इज द फर्स्ट थिंग योर बॉडी मेक्स, एंड विच इज़ वाई जैसे हम आगे बात करेंगे यू विल रियलाइज कि हम लोग सब जब गट की बात करते हैं जनरली हम डाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस वगैरह में रख जाते हैं, बट गट का रोल इन अवर हेल्थ इज सो मैसिव दैट यू कैनॉट इवन इमेजिन हाउ बिग दैट इज. 18 साल में हमको लग रहा है कि ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है ह्यूमन हेल्थ का जो गट टच करता है. जब हम हिपोक्रेटिक ओथ की बात करते हैं डॉक्टर्स में, हिपोक्रेट्स करके एक सज्जन थे, 2000 साल पहले हिपोक्रेट्स ने ये लिखा था कि ऑल द डिजीजेस बिगिन इन द गट. अब हम लोग ऐड करते हैं उसमें ऑल डिजीजेस बिगिन एंड एंड इन द गट. राइट. तो गट आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है. जब हम राहुल गट की बात करते हैं, गट के इनहेबिटेंट्स कौन है? जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं उसका गट से लेके ये गट के अंदर में कौन रह रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान है इन ह्यूमन हेल्थ. सो इसकी भी एक रिमार्केबल स्टोरी है. स्टोरी गोज एज फॉलो. आपने शोले पिक्चर देखी? बिल्कुल देखिए, कई बार देखी, कई बार देखी. क्योंकि आपके कुछ लिसनर्स यंग होंगे जिन्होंने शायद नहीं देखी होगी, तो उनके लिए जय और वीरू की दोस्ती है. ये गट में जो हमारे बैक्टीरियाज है और हमारे ह्यूमंस की. हम लोग ह्यूमंस आए थे अर्थ में करीबन 2 लाख साल पहले, राइट. जब हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं ये आए थे 350 करोड़ साल पहले. वाह. डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ बैक्टीरिया इज सिंपल. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. जब हम ह्यूमन की बात करते हैं वी आर मल्टीपल सेल. जैसे मैंने आपको बोला वी आर मेड ऑफ 37 ट्रिलियन सेल्स. तो ये बेसिक डिफरेंस है. जब पहला ह्यूमन सेल बना तो ये ह्यूमन सेल और हमारे बैक्टीरिया के सेल 2 लाख साल पहले इन्होंने एक फ्रेंडशिप की. ये बैक्टीरिया सेल ने बोला यार मुझे भूख लगती है, खाना नहीं मिलता, मैं अपना खाना नहीं बना पाता हूँ, तो मुझे तुम अपने अंदर में आश्रय दो. तो एक बहुत प्रॉमिस हुई दोनों के बीच में. आज से 2 लाख साल पहले हमने उस बैक्टीरिया सेल को बोला कि आई विल गिव यू रेसिडेंस इनसाइड मी और मैं तुम्हें खाना भी दूंगा. आई विल लुक आफ्टर योर वेलबींग. इन रिटर्न यू हैव टू लुक आफ्टर माई वेलबींग. इसीलिए आज हम बोलते हैं अ हेल्दी गट इज अ हेल्दी यू और अ हैप्पी यू. तो ये दोस्ती आज की नहीं है, ये दोस्ती 2 लाख साल पुरानी है. जब भी ये दोस्ती टूटती है, जब भी कोई अपना प्रॉमिस ब्रेक करता है, तब वो जो हम बोल रहे थे हेल्दी गट इज अ हेल्दी यू, वहाँ पर अनहेल्दी गट बिकम्स अनहेल्दी यू. वो गट बोलता है तूने अपनी प्रॉमिस तोड़ी तब मैं भी अपनी प्रॉमिस तोड़ूंगा, एंड जब मैं अपनी प्रॉमिस तोड़ूंगा तो तुम्हारे पूरे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. तो ये गट की शुरुआत, ये गट के अंदर में जो हमारे रेसिडेंट्स है बैक्टीरियाज है उनकी शुरुआत तब से हुई थी. जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक जो हम समझ रहे हैं, जब क्या होता है आप जब पॉडकास्ट वगैरह सुनोगे या हम लोग बहुत नोमेनक्लेचर को अदला बदली करते हैं, माइक्रोबायोटा बोलते हैं, माइक्रोबायोम बोलते हैं. मैं खाली क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आप बोल सकते हो. जब हम माइक्रोबायोटा की बात करते हैं इसके अंदर में सिर्फ बैक्टीरियाज नहीं आते, बैक्टीरियाज भी आते हैं, वायरसेस भी आते हैं, फंगस भी आता है, यीस्ट भी आते हैं. बट अभी तक बहुत ज़्यादा स्टडीज सिर्फ बैक्टीरियाज की हुई है. इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको पूरी डिटेल में हमारे गट को समझने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा हम ह्यूमंस को. दूसरा, ये सारे जो बैक्टीरियाज है इसके जीन्स भी है जो एक्सप्रेस करते हैं, जो ये सारे बैक्टीरियाज के सेल्स को उनकी फंक्शनैलिटी देते हैं. तो ये भी जब हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, माइक्रोबायोम की बात करते हैं, जो मैंने कोर्स किया था गट माइक्रोबायोम के ऊपर, तो उसमें ये सारे बैक्टीरियाज उनके जीन एक्सप्रेशन को सबको कवर किया जाता है. तो ये सारे बैक्टीरियाज आपको मिलेंगे फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस. तो जो आपने ये इतने ट्रिलियन की बात करी, ये हमारे माउथ से लेके और पूरे सिस्टम तक में ही है. ऐसा नहीं है कि केवल डाइजेस्टिव जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें है, पूरे गट में है. ओके, ग्रेट. अब ये चूँकि काफ़ी रिसेंट इस पे स्टडीज़ हुई हैं, तो
अगर मुझे एज ए लेमैन, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास समझने के लिए इतनी सारी चीज़ों को, अगर मुझे ये देखना है कि मेरा गट हेल्दी है या अनहेल्दी है, क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं है मैं उसके ऊपर कुछ भी एक्शन कैसे लूँगा, करेक्ट? तो कुछ तो सिम्टम्स होते होंगे, तो मुझे वो सिम्टम्स बताएं कि अनहेल्दी गट के जनरली ये सिम्टम्स मिलते हैं। और दूसरा, क्या कुछ टेस्ट भी होता है इनको कि भाई मुझे पता लगे कि मेरा गट अभी हेल्दी है कि अनहेल्दी है? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज़, मैंने ये भी पढ़ा है, सुना भी है कि अगर आपका गट ठीक नहीं है ना तो आपका मूड ठीक नहीं रहेगा। और ये मूवी आई थी ना अमिताभ बच्चन की, पीकू, उसमें जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है वो एकदम मुझे लगता है परफेक्ट कैरेक्टर है कि किस तरह से वो इंसान केवल एक ही चीज़ के पीछे बावला हो जाता है ना? तो क्या सिम्टम्स हैं और इनको अर्ली डायग्नोस के लिए कुछ टेस्ट हैं क्या? अगर मैं गट के ऊपर पिक्चर बनाऊंगा तो मैं वहाँ से वो लाइन कॉपी करूंगा, मोशन से इमोशन है। बहुत ही बढ़िया है एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये एक सवाल के अंदर में काफ़ी छोटे छोटे सवाल और जवाब छुपे हुए हैं। थोड़ा सा लंबा मोनोलॉग हो जाएगा, तो जहाँ आप चाहे मुझे प्लीज़ रोकिएगा। ये समझने के लिए कि हेल्दी गट क्या है या अनहेल्दी गट क्या है या लीकी गट क्या है, ये समझना पड़ेगा कि ये गट काम क्या करता है, राइट? जब हम गट की बात करते हैं तो पहले अगर आपको सिम्टम समझना है, पहले सिम्टम समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, राइट? रियलिटी ये है कि आपका गट आपके गट के हेल्थ का रिपोर्ट का रोज सुबह प्रिंट करता है, एवरी सिंगल डे। आपको कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके। क्या रिपोर्ट कार्ड है? आपकी पॉटी। आप सुबह जाके जब पॉट पे बैठते हो, आपकी पॉटी आपको बता देगी आपका गट हेल्थ कैसा है। ओके। क्यों? क्योंकि ये जो हमने 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरियाज की बात की जो आपके माउथ से लेके एनस तक रहते हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट निकल जाते हैं रोज सुबह आपके पॉटी में। ओके, ठीक है। दो चीज़ बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि इनकी लाइफ स्पैन, जैसे हम ह्यूमंस ऑन एवरेज इंडियन जीता है 70 साल तक, ये गट के जो बैक्टीरिया है इतना नहीं जी सकते, राइट। इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल है 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट? यस, 10 से 15 मिनट में ये मल्टीप्लाई होते हैं। राइट। इतनी छोटी लाइफ स्पैन है उनकी। जितनी जल्दी ये मल्टीप्लाई होते हैं उतना रोल करते हैं, फिर मर भी जाते हैं। तो ये निकल जाते हैं आपके बैक्टीरिया आपकी पॉटी में। तो आपकी पॉटी आपको बता देगा आपका गट हेल्थ कैसा है। एक ब्रिस्टल स्टूल टेस्ट है, आपके सुनने वाले गूगल भी कर सकते हैं। है तो उसमें 7 लेयर्स, मैं सिंपली 2-3 लेयर्स में बताने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपकी पॉटी एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ निकल गई, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब आपका गट खुश है, योर गट इज़ हेल्दी। इनकेस आपकी बॉडी बहुत हार्ड हुई, निकलने में बहुत टाइम लगता है, या हार्ड भी और लंपी भी है, इसका मतलब गट में प्रॉब्लम है। तीसरा, अगर आपकी पॉटी बहुत ही लूज है या वाटरी है, इसका भी मतलब है आपके गट में प्रॉब्लम है। नाउ, सुबह हम सब पॉट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आज हम फ़ोन के साथ पॉट करते हैं, लेकिन अगर आप पॉट के बाद खाली 5 सेकंड अपना पूप देखोगे तो वो आपको बता देगा आपका गट हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर ये माइंडफुलनेस आप में आ गई टू लुक एट योर पॉटी एज योर हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, what you will begin to understand is you will begin to understand everything else that is happening in your body. जो आपको कल हेडेक था, एंजाइटी थी, आपका मूड नीचे था, एनर्जी लेवल्स लो थे, ये सब कहीं ना कहीं आपके उस ऑब्जर्वेशन से आप कनेक्ट कर पाओगे उन डॉट्स को। क्यों? क्योंकि आपका गट ये सब कुछ डिटरमाइन करता है, राइट? तो सिम्टम की मैंने पहले बात की। अब आते हैं सिम्टम से भी आप कैसे समझ सकते हैं आपका गट हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो इसके लिए डिटरमाइन करना पड़ेगा भाई डेफिनेशन ऑफ हेल्दी गट क्या है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि द मोर द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज द बेटर इज योर गट, राइट। अगर आप मार्केट में ये सारे जो प्रोबायोटिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो लोग देखेंगे बड़े बड़े शब्दों में लिखते हैं इसके अंदर में 6.5 बिलियन CFU लैक्टोबैसिलस है, फॉर एग्जांपल। 6.5 बिलियन मतलब 650 करोड़। नैरेटिव ये जाता है आपके माइंड में जितना ज़्यादा बैक्टीरिया उतना बेटर मेरा गट।
ये रॉन्ग है। जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं, गट हेल्थ का मतलब द डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया। वर्ल्ड का सबसे अमेजिंग फॉरेस्ट है अमेजन फॉरेस्ट। इसको क्यों हम अमेजिंग बोलते हैं? क्योंकि द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर देयर आर सो डाइवर्स दैट इट मेक्स इट अ फॉर्म ऑफ आर्ट और ब्यूटी। इसलिए हम इसको वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हैं। आपका गट भी एग्जैक्टली वो है। जितनी ज़्यादा आपके गट के बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी, उतना हेल्दी आपका गट। ओके ओके, सो गुड गट हेल्थ का मतलब है द डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, नॉट द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। अब ये डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे पिछले 50-60 साल में हमारी गट का तहस नहस हो गया है, राइट। हरमन पॉन्जर करके एक रिमार्केबल क्या बोलूँ मैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे बट साइंटिस्ट भी है। इन्होंने एक ब्रिलियंट किताब लिखी है बर्न, अभी एक किताब लिखी है अडेप्टेबल। इन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था विद हादजा ट्राइब्स। हादजा ट्राइब आज भी इन 2026 भी वैसे जी रहे हैं 1200 साल पहले जैसे हंटर गैदरर जीते थे। तो आज भी वो सिविलाइजेशन से दूर है, जाते हैं हंट करते हैं, अपना खाना खाते हैं। तो उनकी डाइट से लेके, उनके मूवमेंट से लेके, उनकी स्लीप पैटर्न, सब कुछ आज भी वो 1200 साल पुरानी है। जब उनकी पॉटी का स्टूल का सैंपल इन्होंने लिया और जब इसको इन्होंने टेस्ट किया तो इसमें उनको 1600 से 1700 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ गट बैक्टीरिया मिले। इसको जब इन्होंने कंपेयर किया टू अ मॉडर्न ह्यूमन, चाहे मैं आप ले लीजिए, हमारी पॉटी में आपको 700 से 1000 मिलेंगे, राइट। सो उनकी पॉटी में कंपेयर टू अवर पॉटी 200% ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। एंड जब इनकी हेल्थ को देखी गई तो ना ही इनको ओबेसिटी थी, ना इनको डायबिटीज़ था, ना इनको ब्लड प्रेशर था, ना ये हार्ट अटैक से मरते थे, या इनको कैंसर था। तो जो मॉडर्न डिजीजेस बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, इनको कुछ नहीं था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं, इसकी डाइवर्सिटी। बट क्योंकि ये साइंस सिर्फ अभी पुराना है 15-18 साल, अभी भी ये सारे बैक्टीरियाज को डिकोड नहीं किया गया। इसके 7 लेवल्स की फैमिली होती है। फ्रॉम जो आप सुनते हो लैक्टोबैसिलस, ये स्ट्रेन है, फिर इसके अंदर में और भी इसकी फैमिली के लोग हैं, उसके ऊपर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, 7 लेवल्स के। तो अभी तक हमको सबका नहीं पता है। हम लोग को नाम शायद पता है, नाम दे दिए, बट इनकी फंक्शनैलिटी अभी भी हमें नहीं पता है। लेकिन बाय एंड लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ गट बैक्टीरिया इज व्हाट मैटर्स। ओके, नाउ एक थोड़ा सा पिवट लेते हैं कि गट एक्चुअली करता क्या है। ये जो फ्रेंडशिप हुई थी, यार हम ये 100 ट्रिलियन लोगों को हमारे अंदर रखते हैं, खाना भी खिलाते हैं, यार मैं तो अपनी प्रॉमिस रख रहा हूँ, तू बैक्टीरिया मेरे लिए क्या करता है। तो सबसे पहले समझना है इसका, सबसे ये लोग का काम शुरू हो जाता है जब आपने खाना खाया, राइट। तो आपके मुंह में ओरल गट बैक्टीरिया होते हैं। ये जो ओरल गट बैक्टीरिया है और वो जो गट बैक्टीरिया आपके कोलोन या आपके लार्ज इंटेस्टाइन में मिलते हैं, दोनों एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि ये सरवाइव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अपना काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम फूड के डाइजेशन की बात करते हैं, इसका काम शुरू होता है व्हेन यू आर च्यूइंग द फूड। जब आप फूड को च्यू कर रहे हैं तो ये सारे ओरल गट बैक्टीरिया इसमें एक रोल प्ले करते हैं उस फूड के ब्रेकडाउन के ऊपर, अलॉन्ग विद द एंजाइम्स एंड हार्मोन, सलाइवरी अमाइलेज, और तो उनका ये काम है। फिर जब आप अंदर जाते हो, ईसोफेगस में जो गट बैक्टीरिया है, उनका काम है इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सीलरेट करना। फिर ये जाता है आपके स्टमक में, जो हम कोइंसिडेंटली बोलते हैं गट का मतलब स्टमक। आपके स्टमक के अंदर में गट बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि आपका स्टमक बहुत ही ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है। वहाँ पर गट बैक्टीरिया का सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन कुछ एक सर्वाइव कर जाते हैं और फिर वहाँ से ये जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गट बैक्टीरिया है, उनका काम है, ये जो खाना आपने खाया था वहाँ से लेके इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने में करीबन 2 से 2.5 घंटा लगता है। तब तक जो आपके स्टमक ने ब्रेक डाउन किया था, ब्लड में चला गया, ब्लड ग्लूकोज में चला गया, ग्लूकोज, फैट, वो सारा जो अब्जॉर्व हो गया वो उसके पहले हुआ।
बैलेंस जो खाना पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो गट बैक्टीरिया उसमें से भी जो उसको निकालना है, जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, विटामिन और मिनरल्स की, ये लोग ये काम करते हैं। और फिर इसका सबसे बड़ा काम होता है, फिर ये खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में 90% गट बैक्टीरिया रिसाइड करता है। जो ये पूरे गट बैक्टीरिया की हमने बात की थी, ये सिर्फ 10% है। अगर आप आपके लार्ज इंटेस्टाइन का 1 स्पून निकालेंगे, उस 1 स्पून के अंदर में आपको करीबन 50 करोड़ गट बैक्टीरिया मिलेंगे 1 स्पून के अंदर। वाह, इतनी भारा तादाद में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन गट बैक्टीरिया से भरा हुआ है। 90% वहाँ रहते हैं, उनका सबसे टफ काम है। Okay. ये सारे खाने में से आपने जो निकाल लिया, फिर जो बचता है, एकदम जो हम शुगर केन जूस के एनालॉजी में बोले, वो निचोड़ 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 के फिर वो जो बचता है वो तो बेचारा रिसाइकल बिन में या फेंक देता है। ये पहुंचता है आपके गट में, और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन के गट बैक्टीरिया है, उनका फिर काम शुरू होता है ये खाने को फर्मेंट करना। ओके, और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये इसमें से शॉर्ट चेन फैटी एसिड निकालते हैं। इसको हम पोस्टबायोटिक्स भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर मामले में 3 बड़े शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आते हैं। सबसे पहला है ब्यूटरेट। ब्यूटरेट का काम है आपकी ये जो पाइप की जो इंटेग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इसमें इतने सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस है, फंगाई है। तो ये जो आपकी, जो मैंने ट्यूब की बात की, ये जब हम लीकी गट की बात करते हैं तो ये जो ट्यूब की हमने बात की, यहाँ से लेके वहाँ जब इसमें छेद होते हैं तो इसको हम लीकी गट बोलते हैं। ओके, और वहाँ से अगर ये बैक्टीरियाज, वायरसेस आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो बीमारी आएगी। इट मीन्स बॉडी को सिग्नल मिलेगा, आग लग गई है, सोल्जर्स को भेजो। ये बहुत बहुत डिवास्टेटिंग रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपकी गट की ट्यूब इंटैक्ट है तो ये सब उसके अंदर में है। तो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड ब्यूटरेट का काम है आपके गट की उस इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, राइट। दूसरा, ये ब्यूटरेट का काम है, ये पूरे गट को हम कोलोन बोलते हैं। और क्योंकि इसमें सारा लास्ट वाला चीज जा रहा है, यहाँ पर कैंसरस सेल सबसे ज़्यादा होते हैं। कोलन कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ कैंसर है। तो ये खाना देते हैं उस कोलन कैंसर सेल्स को, ये उसका खुराक बनते हैं ताकि ये अपनी जो विलनियस प्रॉपर्टीज़ है इसको ना डेमोन्स्ट्रेट करे। तो अगर आपका गट अनहैप्पी है, इसका एक बड़ा मैनिफेस्टेशन होगा कोलन कैंसर के प्रॉब्लम। सो जिसका गट हेल्दी होता है उसको कोलन कैंसर, तो ये आपके कोलोन को भी प्रोटेक्ट करता है। ये और एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है जिसको हम प्रोपियोनेट बोलते हैं। उसका काम है, ये जाता है लिवर में, और लिवर के सारे फंक्शन को ये इन्हेंस करता है। लिवर का मेन फंक्शन है आपके सारे खाने के मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करना, चाहे ग्लूकोज हुआ, फैटी एसिड्स हुआ, एमिनो एसिड्स हुए या प्रोटीन्स हुआ, ये सबको ब्रेक डाउन करना और कहाँ कहाँ इसको पहुँचाना है। ये रोल जो हम लोग को एयरक्राफ्ट में जो ATC का काम है वो लिवर करता है। ओके, तो ये लिवर में जाके ये रोल को एनहांस करते हैं। तीसरा इसका है एसीटेट। एसीटेट का काम है आपके ब्रेन फंक्शन को मेंटेन करना। तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके ब्रेन में। आपके जो एपिटाइट रेगुलेटर्स है उसको आपका गट कंट्रोल करता है, राइट, राइट। आपने ये सुना होगा GLP-1 हार्मोन, ओजेम्पिक, मुंजारो, बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में चल रहा है उसके बारे में, राइट। ये जो GLP है ये आपका गट नेचुरली बनाता है। ये बनाता है आपके शरीर में आपका गट बैक्टीरिया, राइट। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना जाता है, वो जब खाने में से निकाल रहा है, उसमें से वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 और GLP-1। ये हार्मोन का काम है, वो जाएगा ब्रेन में और ब्रेन को सिग्नल करेगा आई एम फुल, मुझे और खाना नहीं चाहिए। ये एपिटाइट कंट्रोल में मदद करता है। जब बॉडी में खाना कम हो जाता है तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागोन। ये आपके ब्रेन को सिग्नल करता है मुझे भूख लगी है। तो पूरे एपिटाइट रेगुलेशन का काम करता है आपका गट, राइट।
तो एक तरफ हमने बात की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। अब हमने बात की आपके गट को प्रोटेक्ट करता है। आपने बहुत सुंदर चीज़ बोली कि आपने कहीं पढ़ा था कि आपका गट आपके मूड को और उसको रेगुलेट करता है, एकदम करता है। आपके गट और आपके ब्रेन के बीच में एक एक्सिस है जो अभी डिस्कवर हुई है पिछले कुछ सालों में, जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। राइट। तो आपके पूरे गट में जितने सेल्स हैं, दे आर लेडेड विथ न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स। राइट। ये सब बात करते हैं डायरेक्टली आपके ब्रेन के साथ। ये हाईवे है। आपका ब्रेन बात करता है इनके साथ और ये बात करता है आपके ब्रेन के साथ। ये तो हमको काफी टाइम से पता था। अब जो पता चला है कि ये 80% कम्युनिकेशन आपका गट आपके ब्रेन के साथ करता है, आपका ब्रेन आपके गट के साथ नहीं करता। राइट। आपका ब्रेन का मैसेज आपके गट को 20% है, आपके गट का आपके ब्रेन को मैसेज 80% है। सो हम लोग अब गूगल वगैरह करोगे तो बोलेंगे आपके गट को योर गट इज द सेकेंड ब्रेन। एक्चुअली योर गट इज नॉट योर सेकेंड ब्रेन, योर गट इज योर फर्स्ट ब्रेन। क्योंकि ब्रेन की डिस्कवरी गट के बहुत पहले हो गई थी तो हमने इसको नाम दे दिया ब्रेन। अगर आपकी गट की डिस्कवरी पहले होती तो बोलते ये ब्रेन है और ये सेकेंड ब्रेन है। तो इतना बड़ा रोल है आपके गट का। क्यों? आपका गट प्रोड्यूस करता है, मैंने बोला न्यूरॉन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, हॉर्मोन्स है। ये सब सिग्नलिंग मैकेनिज्म है आपके ब्रेन और गट के बीच में। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक हार्मोन या एक केमिकल ये आपका गट प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का मतलब है ये रेगुलेट करता है आपके मूड को और आपके बिहेवियर को। 90 to 95% आपके पूरे बॉडी का सेरोटोनिन आपका गट बनाता है। अगर आपका गट हेल्दी है तो उसने सेरोटोनिन ज़्यादा बताया। ये सेरोटोनिन के मैसेज जाते हैं आपके ब्रेन के ऊपर, आई एम गुड, माई मूड इज़ बेटर, माई बिहेवियर इज़ बेटर। नाउ जो स्टडीज़ हुई उसमें यह देखा गया कि जो लोग सेरोटोनिन कम बनाते हैं जिनका गट, उन लोगों को एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, ये लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, ये लोग ज़्यादा लो फील करते हैं। और ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इन फ्रांस ने। और एक बहुत रिमार्केबल स्टडी हुई थी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की, इफ आई एम रिमेंबरिंग करेक्टली। यहाँ पर इन्होंने 2 जनों के गट को लिया। एक का गट डाइवर्स था, एक का गट नॉन डाइवर्स था। मतलब जिसका गट में डाइवर्सिटी कम थी वो सेरोटोनिन कम बना रहे थे। जब इनके ब्रेन की स्कैन की इमेजिंग की गई तो वो एरियाज जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, लो मूड, जो आपके ब्रेन के जिस एरियाज, जिस रीजन्स में इसका रिफ्लेक्शन होता है, वो एरियाज जिसके उसमें लो थे गट बैक्टीरिया, वो लाइट अप ज़्यादा हो रहे थे। तो डायरेक्ट कनेक्शन है आपके गट हेल्थ का। आपका गट डिसाइड करता है आपका मूड, आपका बिहेवियर, आपकी एंग्जाइटी और आपके जो भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं। दूसरा आपका गट बनाता है समथिंग कॉल्ड एज डोपामिन। राइट। 50% आपका डोपामिन आपका गट बनाता है, आपका ब्रेन 50% बनाता है। डोपामिन को सब प्लेजर केमिकल्स बोलते हैं, मैं उसको मोटिवेशन केमिकल बोलता हूँ। कुछ भी करने के लिए वो डोपामिन हिट चाहिए, अदरवाइज मैं और आप पॉडकास्ट नहीं करेंगे अगर आपको वो डोपामिन हिट इस कॉन्वर्सेशन से नहीं मिल रही है। तो 50% उसका प्रोडक्शन आपके गट में होता है। इसके बावजूद मेलाटोनिन का आपने नाम सुना है? मेलाटोनिन इज अ सिग्नलिंग हार्मोन दैट पुट्स यू टू स्लीप। राइट। जब आपको नींद नहीं आ रही होगी, आपके डॉक्टर आपको मेलाटोनिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आप जेटलैग में जाते हो तो जेटलैग वाले रात को सोने के पहले मेलाटोनिन लेते हैं। मेलाटोनिन सिग्नल करता है सोने का टाइम है। ओके। आपका गट कंपेयर टू आपका ब्रेन 500 टाइम्स ज़्यादा मेलाटोनिन बनाता 500 टाइम्स ज़्यादा बनाता है। वाह। जैसे कि गैबा फैक्टर्स है जो आपको जेन टाइप बिहेवियर, एकदम कंप्लीटली फोकस्ड, जो वो बनाता है एक हार्मोन जिसको हम गैबा फैक्टर्स बोलते हैं। वो गैबा फैक्टर्स आपके गट में बनता है। राइट। तो ये सारा काम आपका गट कर रहा है। तो पहले हमने बात की हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, जो यहाँ से खा रहे हो यहाँ से निकाल रहा है, राइट थ्रू ये बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके खाने में से सब कुछ को निकालने में।
फिर ये बनाता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ब्यूट्रेट की बात की, प्रोपिनेट की बात की, एसिडेट की बात की, इनके फंक्शन। फिर हमने बात की ये मेटाबॉलिज्म, जब आप डायबिटीज़ की बात करते हैं, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। फिर हमने बात की एपिटाइट रेगुलेशन की, मतलब ओबेसिटी की बात की। तो आपके ओबेसिटी को कंट्रोल करता है आपका गट, GLP-1 आपका गट रिलीज करता है। फिर हमने बात की आपके मूड के बारे में, आपके कॉग्निशन, आपके बिहेवियर्स के बारे में। ये तो अभी तक हमने इनकी बात की, अब इनके सबसे इंपॉर्टेंट रोल की बात करते हैं, राइट। वो बोलते हैं ना, यू सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट वाला मोमेंट। तो गट का बहुत बहुत बड़ा रोल है आपकी इम्यूनिटी, मतलब आपको बीमारी से बचाना, बीमार होने से बचाना। तो ये आपके जो गट है, जो माउथ से लेके इनस तक है, इसमें पूरे लाइंड अप है आपके इम्यून सेल्स, राइट, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत सबकॉन्शियसली सोचोगे तो आपके मुंह के अंदर या आपके बॉडी के अंदर में विलन्स आते कहाँ से? ये सारे विलन्स आ रहे हैं खाने में से। अभी तो फिर भी कुकिंग प्रोसेस है, सैनिटाइजेशन सब कुछ है। आप सिर्फ 1000-1500-2000 साल पहले चले जाओ तो वो लोग क्या खाते थे? जो जानवर को मारा उसको खा लिया, रास्ते में चल रहे कोई खाना चीज जैसा दिखा आपने लेके मुंह में डाल दिया। अब किसी को पता नहीं है इसमें कौन अच्छे बैक्टीरिया है, कौन खराब बैक्टीरिया है। तो थ्रू इवोल्यूशन आपके गट के जो सेल्स थे, आपके बैक्टीरिया के जो सेल्स थे, बिकॉज ये लोग हर 15 मिनट मर रहे और नए हो रहे, ये लोग को वो इवोल्यूशनरी ताकत है टू आइडेंटिफाई कौन खराब है, कौन अच्छा है। तो जो भी पैथोजेंस थे, जो भी आपके बॉडी को आपको हार्म कर रहा है, इसको ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और द मोमेंट इसने आइडेंटिफाई किया, ये बॉडी में सिग्नल भेजता है, प्रशांत ने ये बैक्टीरिया अटैक, ये बैक्टीरिया या ये वायरस या ये पैथोजन अटैक कर रहा है, सोल्जर्स रेडी हो जाओ इसको मारने के लिए। तो ये इमीडिएटली सिग्नल करते हैं आपके बॉडी के जो इम्यून सोल्जर्स है, आपके T सेल्स है, B सेल्स है, ये जाके इनको ख़त्म करेंगे। इसका दूसरा भी काम है, ये लोग ना सिर्फ ये पैथोजेंस को पहचानते हैं, लेकिन ये पैथोजेंस को पहचान के इसकी ट्रेट को पूरे बॉडी में पास ऑन कर देते हैं कि ये वाला है, ये है। तो अगले बार अगर ये पैथोजेंस भी एक रकम के बैक्टीरियाज है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। अगर ये मेरे यहाँ से निकल के हार्ट पे पहुँच गए या लंग्स में पहुँच गए या स्किन पे पहुँच गए, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी ये सिग्नल दे दिया है, ये मैसेज दे दिया है इनके बारे में, तो वहाँ भी वे पहुँचते ही ये मर जाते हैं। तो आपके पूरी बॉडी को, आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करता है आपका गट। 70-75% ये जो इम्यून सेल्स है आपके गट में लाइंड अप है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप, आई डोंट नो आपके बच्चे कितने बड़े हैं, बच्चे को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो सबसे पहले डॉक्टर उसका टॉन्सिल्स चेक करेगा। करो, टॉन्सिल्स अगर रेड हो गया मतलब वो इन्फेक्टेड है, इसका मतलब इन्फेक्शन है टॉन्सिल्स में, बॉडी में। टॉन्सिल रिफ्लेक्ट करता है। टॉन्सिल इज अ बिग एरिया फॉर किड्स वेयर योर इम्यून सेल्स आर देयर। तो ये सिग्नल दे रहा है आपके डॉक्टर को प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको दवाई वगैरह देगा। ये पूरे आपके गट में ऐसे टॉन्सिल्स वाले इम्यून सेल्स के पैचेस हैं जो ये कॉन्स्टेंटली आपके एनिमी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, मार रहे हैं, और ये मैसेज दे रहे हैं कि ये एनिमी का ये ट्रेट था पूरे बॉडी में, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी एनिमी आए मैं उसको मार सकूं। तो देयर इज नॉट अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ जो आपका गट प्रोटेक्ट नहीं करता है। और जब ये गट नाखुश होता है तो ये सारे फंक्शंस ले लीजिए, ये सारे फंक्शंस रिवर्स हो जाते हैं। तो आप में विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी, उनकी डेफिशिएंसी से आपके एनर्जी लेवल्स में इम्पैक्ट आएगा, आपको बीमारियां आएगी। सेकंड, अगर ये कनेक्ट ब्रेक हो गया और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर इम्पैक्ट करता है तो आपका ब्लड ग्लूकोज मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा, डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपकी ब्रेन की एपिटाइट रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ गया तो आप ओवर ईट करोगे, आप मोटे होंगे, ओबीज होंगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में गट हेल्थ के एक बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर जेफरी गॉर्डन। इन्होंने एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने आइडेंटिकल ट्विंस लिए जिसके जीन्स आर सेम, आइडेंटिकल है, लेकिन नेचर की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से एक पतला है और एक मोटा हो गया। इन्होंने ये दोनों के माइक्रोबायोटा, उनकी फीसिस को लिया, स्टूल को लिया, और
जर्म फ्री माइस को डाला। तो ये माइस में कोई बैक्टीरिया था नहीं, ये जो बैक्टीरिया उसको मिला इन लोगों की पॉटी से मिला। तो जिनकी पॉटी ओबीज वाले की थी वो माइस जाके ओबीज हो गया। तो ये पूरी कनेक्ट है। अगर आप ओबीज पर्सन की गट माइक्रोबायोटो को आप ट्रांसप्लांट करते हो इन लीन माइस, दे बिकम ओबीज एंड वाइस वर्सा। हाउएवर एज आई सेड 18 साल पुराना रिसर्च है, अभी तो चल रहा है। ये सब माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो आपके अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो वो रेगुलेशन कट जाएगा, आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा मैं कब फूलू, जीएलपी हार्मोन कम हो जाएंगे, आप ज़्यादा खाना शुरू करोगे, आप ओबीज हो जाओगे। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आपका मूड, बिहेवियर सब खत्म हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी, आप बार बार बीमार पड़ोगे। सर एक सेकंड पॉज लेके ना मैं कुछ आपके लिए ना ये बोलना चाहता हूँ। अरे मैं लिटरली थैंक यू। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैंने गट के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत सारे, मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, डॉक्टर रंगन चैटर्जी हैं जिनको मैं सुनता हूँ, मुझे इतनी क्लैरिटी ना उनके पॉडकास्ट में भी नहीं मिली। मैं सच बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि आपने आके जो ये चीज़ें समझाई हैं। मैं सारी चीज़ों के नाम कभी लाइफ में नहीं याद रख पाऊंगा, लेकिन मुझे एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो मेरे दिमाग में बिल्ड हो गया है कि, और मैं इसको कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ प्रैक्टिकल। सो यू आस्क्ड अगर मेरे बच्चे हैं कि नहीं। सो मेरी 13 ईयर ओल्ड डॉटर है और वो एज बड़ी ही नाजुक एज है जो अभी जिस एज पे है, बट आई कैन कोरिलेट नाउ कि मूड स्विंग्स का होना और उसकी गट हेल्थ जो मेरे परिवार में मुझे लगता है उसका गट सबसे वीक है, क्योंकि वी सी ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स, बार बार बीमार गिरना, इम्यूनिटी बहुत लो है उसकी एज कम्पेयर टू अदर फैमिली मेम्बर्स। तो आई कैन प्रैक्टिकली कोरिलेट दिस, और मैं अब बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि शायद गट हेल्थ हमारे सिस्टम का राजा है। हम लोग ब्रेन को राजा बोलते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस कि ब्रेन के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन गट हेल्थ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये समझ में आया मोटा मोटा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ फिर, अगर ऐसा है, अगर मैंने इसकी फंक्शनिंग अब समझ ली, तो ये फंक्शनिंग समझने के बाद इसका मतलब तो ये हुआ जो मैं इस गट को फीड करूँगा वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपना काम तभी अच्छे से करेगा जब मैं इसको वो चीज़ें दूंगा जो ये कन्वर्ट कर सकता है अच्छी चीज़ों में। तो अब मैं प्रशांत आपसे ये समझना चाहता हूँ कि गट हेल्थ के लिए, क्योंकि मुझे समझ में आया गट हेल्थ इज़ द कोर ऑफ एवरीथिंग, इसमें क्या मुझे खाना है और क्या नहीं खाना है। तो अगर हम लोग ब्रेकफास्ट से चालू करते हैं, बहुत सिंपल कि ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, 3 चीज़ें मुझे लगता है सब इंसान खाते हैं, गरीब अमीर, बड़ा छोटा सब तरह के। तो इनमें क्या अवॉइड करना है जो हमारी आदतें हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जैसे मेरी वाइफ पंजाब से, उनके यहाँ पे पराठे बनते हैं ब्रेकफास्ट में, हमारे यहाँ पे राजस्थान में पराठे नहीं बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते, ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल नहीं बनते। तो हर एक स्टेट की प्रैक्टिसेस बहुत अलग हैं। तो भारतीयों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले राहुल, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, हम बात करते ह्यूमन के जीन्स की, 20 से 25-30 हज़ार जीन्स है। ह्यूमन के जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो जी, ये आपको विरासत में मिल गई। जैसे हम बात कर रहे थे, आई हैव अ हाई रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम हार्ट अटैक, आई एम एट अ हायर रिस्क, आई कांट चेंज इट, ऑल आई कैन डू इज इंश्योर कि ये रिस्क को मैं और बड़ा ना करूँ। लेकिन जब हमारे बैक्टीरियाज की हम बात करते हैं, ये हमारे जीन से अलग है, इसको आप चेंज कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा मॉडिफाइबल फैक्टर है आपका खाना। दैट्स नॉट द ओनली मॉडिफाइबल, बट सबसे बड़ा रोल इसमें खाने का है। नाउ आपने अपने बेटे की बात की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, हमने ये भी डिस्कस किया कि आपकी गट एक कॉलोनी की तरह है, वो अमेजन फॉरेस्ट की तरह है, राइट। जब आप आपके मदर के वूम्ब में थे, अब मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ कि जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं, आपकी लाइफ के पहले 1000 दिन, फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न टू 2.5 साल तक या 3 साल तक, फर्स्ट 1000 days आर वेरी वेरी क्रिटिकल टू योर चाइल्ड्स हेल्थ, नॉट नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। सोचिए ये अमेजोन फॉरेस्ट आया, उसके पहले तो बैरन लैंड ही था, जब पहला पेड़ आया उसके पहले। तो जब आप अपने मदर के वूम्ब में होते हो तो ये बहुत ही स्टेराइल एनवायरनमेंट, बहुत कम माइक्रोब्स है वहाँ, बहुत मतलब है ही नहीं, राइट। तो आपकी ये जो आपके बॉडी के अंदर में, ह्यूमन बींग्स के अंदर में, ये फर्स्ट सेट ऑफ
बैक्टीरियाज या गुड बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? जब आपके मदर के वजाइनल कैनल से जो डिलीवरी होती है आपकी बच्चे की, तो आपके मदर के जो वजाइना में जो सारा बैक्टीरियाज है, हमने क्या बात की थी, आपका गट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके इनस तक, ये पूरा कैनल है जो आपके वजाइनल कैनल की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है आपकी मदर की आपको और मुझे, कि उसने खुद के जो गट बैक्टीरियाज अच्छे वाले थे आपको विरासत में दिए, राइट। तो जब बेबी बॉर्न होता है तो ये जो पहला उसका गट माइक्रोबायोम में जो ये पहली फ्रेंडशिप फॉर्म हो रही है, ये सारी फ्रेंडशिप आपकी मदर के जो गट बैक्टीरियाज थे वो सारे उसको वजाइनल कैनल के थ्रू मिल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला ये है। और रिमार्केबल चीज, आप आज से 50-100 साल पहले चले जाइए, आपको ADHD, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक्जिमा, आस्थमा, सुसाइड्स शायद सुनने को नहीं मिलेगा। आज की मैथ्स बताता हूँ, 1 in 10 kids have ADHD, 1 in 10 kids have asthma, 1 in 10 kids have eczema, 1 in 10 teens in the US have thought of committing a suicide. अब इसमें आप डबल क्लिक करोगे कि पिछले 50-100 साल में ऐसा क्या हुआ। एक बड़ा रोल ये हुआ कि हम लोग कन्वीनियंस के पर्सपेक्टिव से नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन में चले गए। जब आप सी सेक्शन करते हो तो वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी तो वजाइनल कैनल से नहीं निकल रहा है, तो उसको वो विरासत में गट बैक्टीरिया मिला ही नहीं, तो उसकी गट वीक है। जब ये सारे लोगों के ऊपर डबल क्लिक किया गया था और देखा गया, तो ये जो लोगों में आप ADHD की बात करो, एस्थमा की बात करो, डिप्रेसिव थॉट्स, एंग्जाइटी, मूड डिसऑर्डर्स की बात करो, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सी सेक्शन। तो सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये आपके अमेज़न को पहला पौधा दे रहा है। वो जो डिफरेंट हमने बात की, गुड गट इज डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, ये जो सीड्स सारे बैक्टीरियाज के अलग अलग है, वो बड़ा रोल प्ले करता है आपके जंगल को बसाने में। अब आपका जंगल बस गया, फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्पीशीज आपको मिलती है वो आपको मदर के ब्रेस्ट मिल्क में मिलती है। मदर के मिल्क के अंदर में एक बैक्टीरियाज होता है जिसको हम HMO बोलते हैं, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स। ये मिलता है आपको विरासत में आपकी मॉम से। ये जाके आपके गट को रेडी कर रहा है बाहर के दूसरे बैक्टीरियाज को वेलकम करने के लिए, जो आप आफ्टर 3-6 months of breastfeeding you will move the child from mother's milk to semi solid और soft food। ये बच्चे का गट कैसे ले पा रहा है? क्योंकि ये जो मदर का मिल्क में जो HMOs थे उसने जाके आपके गट बैक्टीरिया को एक नई डाइवर्सिटी दी, जिससे आपका गट अब रेडी हो रहा है नए और दोस्तों को वेलकम करने के लिए, जो आपके बच्चे को सबसे पहले खाने में से मिलेंगे। दूसरा, एज ए चाइल्ड आप जॉइंट फैमिली में रहते थे या आप एक न्यूक्लियर फैमिली। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते थे तो जॉइंट फैमिली के बच्चों की गट इज स्ट्रॉन्गर देन न्यूक्लियर फैमिली। Why? क्योंकि जितने लोग उस बच्चे को कैरी कर रहे हैं, खेल रहे बच्चे के साथ, उनके भी बैक्टीरियाज आपके बच्चे को मिल रहे हैं। तो बैक्टीरियाज तो स्किन में भी है, नोज में भी है, ईयर्स में भी है। तो आप मेरे बैक्टीरियाज है, मैंने आपके बच्चे को खिलाया तो कुछ वहाँ से चले गए। जी। याद रखिएगा, मुझे डाइवर्सिटी चाहिए, तो हर जगह से डाइवर्सिटी मैं ले रहा हूँ। अगर आपके घर में पेट है, डॉग है या कैट है, तो उसके भी गुड बैक्टीरियाज आपके बच्चे को मिलेंगे। तो पीपल हु हैव पेट, उनके बच्चे के गट बैक्टीरिया आर मोर डाइवर्स देन पीपल हु डोंट हैव। राइट। देन एज अ पेरेंट आप कितने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे। बहुत सारे पेरेंट्स अपने पूरे घर को सैनिटाइज कर देते हैं। जितना ज़्यादा सैनिटाइजेशन उतना पुअर आपका गट। राइट। क्योंकि सैनिटाइजेशन में जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो एंटी बैक्टीरियल होता है। तो ये वो एंटी बैक्टीरियल को पता ही नहीं है अच्छा बैक्टीरिया खराब हो तो सबको मार डालता है। तो वो जो बैक्टीरियाज पड़ रहे थे, जो आपके बच्चा जाके टेबल को टच करता है या उसको टच करता है, जिससे उसको मिलते हैं, आपने तो पहले ही मार दिए। तो ये रोल। फिर आप अपने बच्चे को कितना खेलने दे रहे हैं बाहर एनवायरनमेंट में। जितना ज़्यादा वो बाहर मट्टी में खेलेगा, दोस्तों के साथ, सब जगह से उसको मिल रहा है। अभी वो रिसीविंग मोड में, चल दे दे दे, मुझे तो डाइवर्सिटी चाहिए। ये पहले 1000 दिन आपका फॉरेस्ट बन गया। क्या ये फॉरेस्ट चेंज होगा? ऑफ कोर्स चेंज होगा।
बट क्या इसका कोर चेंज होगा? इसका कोर चेंज नहीं होगा। तो कोई भी इंसान को मैं बेसिकली दो बात बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रेग्नेंट या जो प्रेग्नेंट होने वाले ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या जिसके बच्चे 6 महीने से 1000 दिन के नीचे के हैं, ये आपका बेस्ट टाइम है आपके बच्चे के गट को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए, जो हमने बात की उसके ऊपर। अब 1000 दिन चले गए तो इसका मतलब नहीं है गेम खत्म, नहीं। फिर भी आपका खाना इज अ वेरी बिग मॉडिफाइबल फैक्टर टू ऑल्टर योर गट का हेल्थ। आपने ब्रेकफास्ट की बात की, आपने लंच की बात की, आपके डिनर की बात की, और आपने एक बहुत रेलिवेंट चीज़ भी बोली कि यार आप क्या ब्रेकफास्ट खाते हो, मैं क्या खाता हूँ, कोई और क्या खाता है। हर एक ब्रेकफास्ट आइटम को डिकोड करना डिफिकल्ट है जी। तो ये देखते हैं कि आपके गट का खाना क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो भी पॉडकास्ट सुनने वाले होंगे उन्होंने सुनी होगी, उसको पहले 1 मिनट समझा देते हैं। आपने सुना होगा वर्ड प्रोबायोटिक, बिल्कुल। आपने सुना होगा एक वर्ड प्रीबायोटिक, और आपने सुना होगा एक वर्ड पोस्ट बायोटिक। ठीक है, बेसिकली इसी की हम बात करेंगे जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन समझा देते हैं सिंपल भाषा में। प्रोबायोटिक मतलब आपके जितने भी बैक्टीरियाज है इसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। ओके। प्रो का मतलब लिविंग, जिसमें जान है, जो जिंदा है, जिसमें लाइफ है, इसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिविंग बैक्टीरियाज है इसका खाना, इसको हम प्रीबायोटिक बोलते हैं। जिस पे प्रोबायोटिक रहेगा, जो प्रोबायोटिक खाएगा, वो खाएगा। फ्रेंडशिप हुई थी, मैं आपको अंदर में दूंगा, तुझे खाना भी खिलाऊंगा। तो आपको मैंने नाम दिया, मेरे गट बैक्टीरिया को, तेरा नाम है आज से प्रोबायोटिक। ठीक है। आप बोलोगे खाना दे, वो खाने को हम बोलते हैं प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक। ओके। और जो आप ये खाने के बाद निकालते हैं वो बैक्टीरियाज, उसको हम बोलते हैं पोस्ट बायोटिक। राइट। तो अगर आप प्रोबायोटिक को सपोज एक फैक्ट्री बोलते हैं तो उसका खाना यानी कि रॉ मटेरियल को हम प्रीबायोटिक बोलते हैं, और उसके फिनिश गुड्स को हम पोस्ट पोस्टबायोटिक बोलते हैं। सिंपल। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे जाके जब हम प्रोबायोटिक्स की बात करेंगे और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, सबसे बड़ा मिथ आज का जो ब्रेक करेंगे, इसमें ये समझ ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं ये प्रोबायोटिक को क्या खाना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना सबसे बड़ा मॉडिफाइबल फैक्टर है। ये खाना डिटरमाइन करेगा ये भूखा रहेगा या ये वेल फेड रहेगा। भूखा रहेगा तो सारे प्रॉब्लम्स, अगर भूखा नहीं रहेगा तो सारा बेनिफिट। हमने बात की आपका माउथ से लेके एनस तक जाता है। जो आप खाना खाते हो 90% आपका गट बैक्टीरिया कहाँ रह रहा है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन तक जो खाना पहुंचता है वो सिर्फ एक ही खाना है, जिसको हम बोलते हैं मैक। मैक बिग मैक वाला मैक नहीं। इसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा एक्सेसिबल कार्बोहाइड्रेट। राइट। सिंपल भाषा में फाइबर। ओके। फाइबर जो होता है वो आपका माउथ, आपका ईसोफेगस, आपका स्टमक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। स्लिप थ्रू होके सीधा लार्ज। स्लिप नहीं होता, इसके प्रोसेसिंग होते होते ये पहुंचता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां ये 90% ऑफ दैट 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया बोलता है अब आया मेरा खाना। ठीक है। जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि राइस हुई, रोटी हुई, आलू हुआ, शुगर हुई, कुछ भी मीठा खाते हो, इसका मैक्सिमम ब्रेकडाउन आपके स्टमक में होता है, जहाँ से ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं उनके सिंगुलर मॉलिक्यूल जिसको ग्लूकोज में, और ये चले जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्टमक से हो जाते हैं। तो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ डाइजेस्ट होकर निकल जाते हैं। ठीक है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक इनका सारा अब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो एक ही चीज़ है जो यहाँ तक ये लोग के पास वो विरासत ही नहीं है इसको ऑब्जॉर्व करने की, विच इज़ द बैक्टीरियाज, जो लार्ज इंटेस्टाइन में ही है। वो वहाँ ये खाने को, उसका खाली एक ही काम है, मैं इसको वहाँ तक पहुँचा दूँ, और ये लार्ज 90% आपका गट बैक्टीरिया फिर अपना कमाल शुरू करता है। ठीक है। फाइबर है क्या और क्यों इतना बड़ा कमाल है उस खाने का जो आपकी पूरी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है? हमको सारा खाना मिलता है प्लांट्स से। ह्यूमन बीइंग को खाना बनाने की कैपेसिटी ही नहीं दी गई है। आप अपना खाना नहीं बना सकते हो। ये सारी कैपेसिटी ह्यूमंस और एनिमल्स को नहीं दी है, सिर्फ प्लांट्स को कुदरत ने दी है। प्लांट सनलाइट, पानी, सॉइल
में जो केमिकल्स है, बैक्टीरियाज है, उसके थ्रू अपना खाना बनाती है, जिसको हम लोग ने बायोलॉजी में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। प्लांट भी जो पहला मॉलिक्यूल बनाता है खाने का, उसको ग्लूकोज ही बोलते हैं। तो प्लांट को ग्लूकोज मिलता है, प्लांट की लाइफ चल रही है। फिर प्लांट ने देखा यार रात को तो प्रॉब्लम हो रहा है, रात को तो सनलाइट नहीं है, रात को तो मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ, तो रात को तो मैं मर जा रहा हूँ। तो कुदरत ने बोला वेट कर भाई, वेट कर, अब मैं तेरे को और एक चीज़ से हेल्प करता हूँ, ये ग्लूकोज को तू स्टोर कर सकता है। राइट। तो प्लांट ने ये ग्लूकोज की चेन बनाई और अपने में स्टोर करना शुरू किया। इसको आप समझते हैं एज स्टार्च। जब हम बोलते हैं ना पोटैटो इज अ स्टार्ची वेजिटेबल, मतलब इसके अंदर में वो प्लांट ने ग्लूकोज की चेन बनाई है। ये क्यों बनाई है कि भाई जब सनलाइट ना हो या पानी ना हो तो मैं इससे ग्लूकोज निकाल के जी लूँ। फिर देखा यार अब और एक प्रॉब्लम हो गया प्लांट्स को, बारिश आ रही है, हवा आ रही है, तो प्लांट उड़ जा रहे हैं। तो यार मैं अपनी वंश को कैसे आगे बढ़ाऊंगा? तो कुदरत ने बोला वेट कर, तेरे को और एक हेल्प करता हूँ। अब ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को उसने एक ऐसी मदद की जिससे ये अपने साथ इतने टाइटली जुड़ जाते हैं। आपने पता है जब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है तो आप ब्रिक्स लगाते हो, तो उसमें एक सीमेंट जैसा मिक्सचर लगाते हो, जिससे इसमें स्ट्रेंथ आती है, फिर उसको नहीं तोड़ पाओगे आप। इसको ग्राउट बोलते हैं। तो प्लांट का ये जो ग्राउट है, इसको हम फाइबर बोलते हैं। ये प्लांट को स्ट्रेंथ देता है टू विथस्टैंड एक्सट्रीमिटीज। राइट। तो सबसे पावरफुल चीज उस प्लांट को विथस्टैंड करने के लिए है फाइबर। तो फाइबर आपको प्लांट के ट्रंक्स में, लीव्स में, आपको प्लांट के वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, फ्रूट की जो स्किन होती है उसको वो प्रोटेक्ट करती है बाहर के। तो अगर आप स्किन देखोगे तो वो थिक स्किन होती है। कभी आपके कोई चीज़ की स्किन कंपेयर टू द फ्रूट बहुत ज़्यादा थिक होती है। ये सारे चीज़ है आर ग्राउट्स ऑफ द प्लांट टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनी पैथोजेंस, बैक्टीरिया, जो भी बाहर का जो हमको ज़रूरत है उसको भी ज़रूरत है। ये जब हम खाते हैं, ये जो प्लांट का सबसे स्ट्रॉन्ग है, आपके राजमा, कभी आप राजमा को ऐसे खा सकेंगे? नहीं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्यों? ग्राउट है, राइट। पत्थर की तरह है। उसको पानी में ओवरनाइट सोक करना पड़ेगा, प्रेशर में कुक करना पड़ेगा या बॉईल करना पड़ेगा, तब होता है। वो आपका स्टमक या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं डाइजेस्ट कर सकता है। उसका जो फाइबर एलिमेंट है, आप कोई भी खाना देख लोगे ना तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। थोड़े कार्ब्स भी मिलेंगे, थोड़े फैट्स भी मिलेंगे, थोड़े प्रोटीन भी मिलेंगे, थोड़ा फाइबर भी मिलेगा। फाइबर सबसे कम होता है, राइट, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैक्सिमम खाने में आपको कार्ब्स मिलेंगे, फिर आपको, और एनिमल प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो मैक्सिमम आपको प्रोटीन्स मिलेंगे या एमिनो एसिड्स मिलेंगे। तो इसका जो फाइबर पोर्शन है, जैसे अगर आप राजमा देखेंगे उसमें 10 से 15% फाइबर होगा। तो बैलेंस 85% तो यहाँ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक ऑब्जर्व हो गया। वो जो 10-15% था वो पहुंचा आपके लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। ये उनका खाना है। तो इसके अंदर में जितने भी न्यूट्रिएंट है, ये सबको आपका लार्ज इंटेस्टाइन लेता है, ये उसका खाना है। लेकिन ये खाने के लिए, अगर आपको मेरे लिए डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी है। तो ये लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं इसको खाने के लिए, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब है उसी चीज को आप अपने, एग्जाम्पल दूं, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन है दूध जब दही में बनता है। ओवरनाइट आपने दूध में लिया, उसमें थोड़ा कल्चर डाल दिया, सुबह उठोगे तो वो दही बन गया, बट हुआ क्या? तो वो जो कल्चर में लाइव बैक्टीरियाज थे, मैंने बोला वो 10-15 मिनट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मल्टीप्लाई होते जाते और आपके मिल्क के अंदर में जितने भी शुगर्स है, इसको ये प्रोसेस के थ्रू खा जाते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं, जब वो शुगर्स को कन्वर्ट कर देता है इन अ फर्मेंटेड फूड। यही सेम प्रोसेस आपके लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। और ये जो फर्मेंटेड, जो ये पोस्ट बायोटिक जो फिनिश गुड्स निकाल रहे हैं, इसके बारे में हमने ऊपर में बात की थी। ठीक है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ब्यूट्रेट, प्रोपिनेट, एसीटेट, इसमें जो भी छोटे विटामिन मिनरल्स ये सबको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका खाना इज फाइबर। राइट। तो अगर आपके खाने में आप इनफ फाइबर खा रहे हो, मतलब इनफ सब्जियां खा रहे हो, इनफ फ्रूट्स खा रहे हो, इनफ राजमा छोला वगैरह खा रहे हो, इनफ नट्स खा रहे हो, ये सब में इनफ फाइबर। नाउ जब हम खाने की बात करते हैं, हमको खाना 3 चीज के लिए चाहिए। एक, हमें खाना चाहिए एनर्जी के लिए। तो आपका जो भी वेट है उसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली उतनी एनर्जी आपको चाहिए एवरी डे
आपको जिंदा रहने के लिए सारी एक्टिविटीज, ये आती है आपको लार्जली कार्बोहाइड्रेट और फैट से। कार्ब्स और फैट से हमें एनर्जी मिलती है और वी आर अ मैसिवली एनर्जी बर्निंग मशीन। तो ये हमें मैक्रो क्वांटिटीज में चाहिए। तो अगर आपकी सपोज 70 किलो का वेट है तो आपको 2800 कैलोरीज चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली कार्ब्स में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। तो ये आप ग्राम्स में खाते हैं, 200, 300, 500, 1000 वॉटेवर ग्राम्स में खाते हैं कार्ब्स, फैट और प्रोटीन्स। इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। फाइबर भी आपको ग्राम्स में चाहिए, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है लेकिन कम क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि ये सारा होने के बाद ये जाएगा। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है जो 100% फाइबर हो। कुदरत ने भी इसको बनाया इसी तरह से है कि सबसे पहले आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट खत्म हो, फिर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की खत्म हो, फिर ये जाके आपके गट को भी प्रोटेक्ट करे, वही सेम खाना। तो आपको दिन में 30 से 40 ग्राम फाइबर खाना है। अगर आपने कंसिस्टेंटली 30 से 40 ग्राम फाइबर खा लिया तो आपका गट खुश है। राइट। और कुछ करने की जरूरत है, कोई सप्लीमेंट वगैरह लेने की जरूरत। तो ये हो गया पहला एफ, फाइबर। इसका दूसरा खाना है फर्मेंटेड फूड। राइट। ठीक है, ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन में और कोई भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन में चलिए, अगेन इवोल्यूशन के थ्रू हमारी ग्रेट 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 दादी नानी परदादी परदानी को ये विजडम मिली, ये एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेड फूड। उस टाइम में तो फ्रिज विज था नहीं, हम तो गर्म कंट्री में रहते थे, तो खाना खराब हो जाता था। तो खाना को प्रिजर्व कैसे करते थे? तो थ्रू ट्रायल एंड एरर इनको वो फर्मेंटेशन का रूट मिला। राइट। अचार बनता था आपका, वो फर्मेंटेड है। वो फर्मेंटेशन के थ्रू वो उस खाने को प्रिजर्व करते थे। दूध को प्रिजर्व करते थे थ्रू फर्मेंटेशन, तो दही बन जाता था। तो ये चीज जिसको हम फर्मेंटेड फूड बोलते हैं, उसके अंदर में लाइव बैक्टीरिया होता है। आप जो सुबह दही खाते हैं उसके अंदर में लाइव बैक्टीरिया है। तो लाइव बैक्टीरिया जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस था उसको एक्सीलरेट करने में मदद करता है। तो उसका दूसरा खाना है फर्मेंटेड फूड। राइट। क्योंकि फर्मेंटेड फूड के अंदर में लाइव बैक्टीरिया है, इसको हम प्रोबायोटिक फूड भी बोलते हैं। एनीथिंग विच इज लाइव इज प्रोबायोटिक। इसीलिए वो छोटी बॉटल बोलते हैं, वो जापानीज कंपनी की, इसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। ये आपके बच्चे के हेल्थ के लिए, उसमें बाद में आएंगे। तो आपके दही के अंदर में फर्मेंटेशन या प्रोबायोटिक है। केफिर, कांजी, इंडिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो हम खाते हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट में आपको 2 टाइप के मिलेंगे। एक जिसमें लाइव बैक्टीरिया है, जैसे कि मैंने दही की बात की, केफिर की बात की, कांजी की बात की। आप कोरिया में चलोगे जो किमची है, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कोम्बुचा, फर्मेंटेड चाय बोलते हैं जिसको, उसमें भी कोई भी चीज़ जिसमें फर्मेंटेशन होगा उसमें लाइव बैक्टीरिया होगा। एनी चीज़ जो खट्टा टेस्ट करता है ये इसमें लाइव बैक्टीरिया है, क्योंकि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से वो शुगर्स को खट्टे में कन्वर्ट कर रहा है, वो लाइव बैक्टीरिया है। राइट, लाइव है। दूसरा, इडली का बैटर ले लीजिए। हम लोग गुजराती, हम लोग ढोकला खाते हैं, ढोकला का बैटर ले लीजिए। ये जो सारे बैटर्स है, जब ये बैटर के फॉर्म में होते हैं उसके अंदर में लाइव बैक्टीरियाज होता है। लेकिन जब आप इसको इडली बनाते हैं तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये सारे लाइव बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो वो जो फर्मेंटेशन का इसका बेनिफिट था वो चला जाता है, लेकिन जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो खाने में हुआ वो स्टिल भी रिटेन करता है। तो दूसरा आपका खाना है फर्मेंटेड फूड, चाहे लाइव ले लीजिए या फर्मेंटेड फूड खाना जो इडली में कन्वर्ट हो गया, डोसा में कन्वर्ट हो गया। और हर एक इंडियन फूड विजडम में कई फर्मेंटेड खाने हैं। राइट, ठीक है, ये उसका दूसरा खाना है। तीसरा है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, तीसरा एफ। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब आप वेजिटेबल शॉपिंग करेंगे ना तो कुछ एक वेजिटेबल्स आपको देखेंगे थोड़े से डार्क हो गए, सेम वेजिटेबल में कुछ ब्राइट दिखेंगे, कुछ डार्क हो गए। ये डार्कनेस का मतलब है इस वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है नेचर के साथ। राइट। चेरीज देखेंगे तो डार्क हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम वो डार्क को फेंक देते हैं और जो ब्राइट होता है उसको खाते हैं। रियल गुण तो वो डार्क में है। अच्छा, ओके। क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसने उतनी ज़्यादा
फाइट की है नेचर के साथ अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सारे प्लांट्स में नेचुरल पॉलीफिनॉल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो जिसका बेनिफिट हमें थ्रू विटामिन्स मिनरल्स वगैरह मिलता है। तो इसमें फाइबर भी है, फाइटोन्यूट्रिएंट भी है। तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट है, अगर आप रियल में अपना गट को देखभाल करना चाहते हैं, और हमें क्या चाहिए, गुड गट मतलब डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया चाहिए, तो आपको डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल और नट्स खाने। राइट। तो रोज सेम सब्जी मत खाओ, लोकल खाओ, सीजनल खाओ, लेकिन रोज रोटेट करो। रोज राजमा मत खाओ, एक दिन राजमा, एक दिन चना, एक दिन दाल। रोज सेम फ्रूट मत खाओ। तो जिनके घर में अगर डेली दाल बनती है, मैंने बहुत लोग सुना है जिनके यार मॉर्निंग में या इवनिंग में दाल ही बनती है, तो वो फिर थोड़ा उनका रिपीटेटिव हो गया। एक रिपीटेटिव हो गया तो डाइवर्सिटी नहीं मिली। दूसरा, दाल में फाइबर कम है। अगर आपने सब्जियां नहीं खाई, नट्स नहीं खाए, फ्रूट्स नहीं खाए, तो लार्ज पार्ट ऑफ आपका फाइबर कम होगा, मतलब आपका गट भूखा रहेगा। अब और एक पॉइंट बोलता हूं आपको, आज मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो इतनी सारी बीमारियां क्यों बढ़ गई है? क्या हुआ है पिछले 50 साल में? एक हमने बात की सी सेक्शन की, दूसरी हमने बात की आजकल बहुत सारी मॉम्स माँ का दूध की जगह फार्मूला मिल्क पी रहे हैं, हम हमारे बच्चे को ओवर सैनिटाइज वर्ल्ड में रहे। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ पिछले 50-60 सालों में, हमने फाइबर खाना कम कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया अल्ट्रा प्रोसेस फूड के साथ। आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, पीछे में देखिए फाइबर कितना, 0 होगा। क्योंकि सारा अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जब वही वेजिटेबल को ये लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्ट्रा प्रोसेस फूड, तो इसका फाइबर निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं फाइबर? क्योंकि ये फाइबर को जब आप खा रहे हैं, आपके गट तक पहुंचने में 5 घंटा लगता है। तो ये जितना टाइम स्पेंड करेगा, उतना ज़्यादा ये GLP-1 रिलीज कर रहा है, जो आपके ब्रेन को सिग्नल कर रहा है मैं तो फुल हूँ। अल्ट्रा प्रोसेस फूड कंपनीज को ये नहीं चाहिए कि आपकी ब्रेन को वो फीलिंग मिले मैं फुल हूँ। तो जितना ज़्यादा फाइबर उतना ज़्यादा फुलनेस। तो वो बोलता है हटाओ फाइबर को, तो फाइबर को स्ट्रिप ऑफ कर देते। जहां फाइबर स्ट्रिप ऑफ हो गया, आपका गट भूखा रह गया। हाँ, एक टाइम था हम लोग थोड़ा बहुत बाहर का खाते थे, आज हम ज्यादा बाहर खाते, इंडिया में भी, ग्लोबली भी। तो जैसे जैसे हमने फाइबर हमारे लाइफ से कम हुआ, वैसे वैसे हमारा गट पुअर हुआ, गट हेल्दी अनहेल्दी हुआ। हमने हमारी प्रॉमिस तोड़ी। गट बोलता है यार व्हाई विल आई टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? फिर भले डायबिटीज हो, भले मोटे हो, भले हार्ट अटैक आए, भले इम्यूनिटी कम हो और बीमार हो। तो और एक प्रॉब्लम है आपके गट हेल्थ का। हम लोग ने अभी तक 2 खाने की बात की जो पॉजिटिव थी, एक जो नेगेटिव है, शुगर्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड। ये खाना आपके गट तक पहुंच ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है आपने इतना बड़ा पिज्जा खा लिया, लेकिन उसमें से क्या फाइबर मिला आपके गट को? आपका गट तो भूखा है, आपने प्रॉमिस तोड़ दिया। दूसरा, जब आपका गट भूखा रहता है, कोई भूखा रह नहीं पाता है, तो आपका गट क्या करता है? तो आपकी ये जो गट, जो मैंने अपने शुरू में बात की, एक ट्यूब की तरह है। ये इस ट्यूब को हम गट की लाइनिंग बोलते हैं। ये म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो आपका गट भूखा है, वो भूखा नहीं रहेगा, वो ये म्यूकस को खाना शुरू कर देता है जिंदा रहने के लिए। जब ये म्यूकस खाना शुरू कर देता है, तब आपकी इस ट्यूब में छेद होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लीकी गट। तो ये जो सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सब थे जिसको आपका गट बैक्टीरिया प्रोटेक्ट कर रहा था, बाहर नहीं निकलने दे रहा था। एक बार लीकी गट हुआ और ये बाहर निकल गए, आपके ब्लड स्ट्रीम में चले गए, तो तहलका मच जाता है पूरे बॉडी में। आपका बॉडी क्या करेगा? सारे बहुत बड़ा अलार्म बजाता है, यार इतनी बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तो सारे बॉडी के सोल्जर्स इसको फाइट करने के लिए आ जाते हैं। तो क्या हो रहा है? आपकी इम्यून सिस्टम ओवर यूज हो रही है। इसको रिप्लेनिश भी तो करना पड़ेगा, रिप्लेनिश के लिए भी तो फाइबर देना पड़ेगा। तो एक तरफ आग लगे ही जा रही, लगे ही जा रही, लगे ही जा रहे, और फायर ब्रिगेड्स आपकी कम होते जा रही है। इसलिए आपको परपेचुअल यू आर इन अ स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपके जो इम्यून सोल्जर्स है, इसको आग को बुझा ही नहीं पा रहे। टुडे 88% ऑफ द डेथ्स इन द वर्ल्ड हैपन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन।
उसका मैनिफेस्टेशन होगा हार्ट अटैक या मैनिफेस्टेशन होगा किडनी डिजीज, बट ये एक्सेलरेट हुआ बिकॉज पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन था जो आपकी बॉडी उसको फाइट नहीं कर पा रही थी। जो इम्यून सोल्जर्स जो 70-75% आपके गट के अंदर में है, उसको तो आपने खाना ही नहीं खिलाया। तो ये काफ़ी सारी बीमारी के पीछे है, इनका भूखा रहना, म्यूकस लाइनिंग को खाना, होल करना, हार्ट अटैक्स की बात करते हैं। ये जब गट के सेल्स मर जाते हैं उसमें ये और एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं LPS बोल के, लिपोसेकेराइड्स। ये जब तक गट के अंदर में ये इसको मार के निकाल देते हैं। जब ये लीकी कट होता है और जब ये रिलीज हो जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में, ये जाके आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को गिरना शुरू कर देते हैं। 30 से 40 ग्राम जो आपने फाइबर इंटेक की बात करी, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड राजमा चना। फर्स्ट ही समझना आपके व्यूअर्स को कि फाइबर प्लांट्स से आता है, जी, एनिमल के फूड में फाइबर नहीं नहीं होता है। अंडे में, मच्छी में, चिकन में नहीं। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड का दूसरा प्रॉब्लम है, वो लोग प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन वो प्रोटीन के साथ उसमें बटर डालते हैं मीट के साथ या पोटैटोस, वो फाइबर खा ही नहीं रहे। इंडिया में तो फिर भी हम लोग ठीक ठाक है। मैं बोलने वाला था कि एक्चुअली जब जैसे हम लोग यूके में रहे थे बहुत समय, तो मैंने देखा वहाँ पे तो कल्चर ही है पूरा कि ब्रेकफास्ट, लंच, वो पूरा पैकेट का फूड ही होता है जनरली। मैक्सिमम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बेक्ड बीन्स खाते हैं वो लोग, वो भी हाईली प्रोसेस्ड है जहाँ तक मुझे समझ में आया है। तो उससे बेटर हमारे भारत में है खाना पीना, एटलीस्ट हमारे घरों में अभी हम लोग फ्रेश खा रहे हैं। वेजिटेबल्स वगैरह बाहर से आती है, चाहे वो कैसी आती है वो एक अलग टॉपिक है, बट एटलीस्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हैबिट्स वैसी हैं। तो 30-40 ग्राम फाइबर हमें वेजिटेबल्स खाने से मिल जाएगा, नट्स खाने से मिल जाएगा और फ्रूट्स खाने से मिल जाएगा, और इसके चना अलावा राजमा दाल वगैरह। चना राजमा दाल वगैरह। ये सिंपल है रवि, अगर आप 70-75% मील्स घर में खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, तो आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी एक चीज़ है प्रशांत जो मैंने सुनी भी है और लोगों को कंप्लेन करते देखा भी है, स्पेशली हमारे जैन कम्युनिटी में। मैं भी जैन हूँ। आपने भी सुना होगा, यार हम तो बहुत सिंपल खाते हैं, मतलब घर का खाना खाते हैं, सनसेट से पहले खा लेते हैं, फिर भी यार डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं। हर किसी को तो नहीं रहते। इनफैक्ट मैं ये कोट करना चाहूँगा, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन जितने भी जैन्स हैं मैंने देखा बहुत जो ये फॉलो करते हैं सनसेट से पहले वगैरह, वो एकदम थिन होते हैं, क्योंकि शायद जो उनका लॉन्ग नाइट का जो पीरियड रहता है वो बिना कुछ खाए निकलता है, तो शायद डाइजेशन ईजीली हो जाता है, या मुझे नहीं पता क्या है। बट जो लोग सिंपल फूड खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, उनका भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो क्यों है? उनका प्रॉब्लम रिलेटेड टू गट कम है, अगर वो लोग उस खाने में इनफ फाइबर खा रहे हैं तो। अच्छा, वो फिर वो क्या खा रहे हैं इसके ऊपर है। दैट्स वन पॉइंट। ओके, मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर अगर आप जैन हो या कोई भी कम्युनिटी के हो, अगर आपने घर में खाना खाया, योर मदर एंड ग्रैंड मदर विल इंश्योर, या आपकी वाइफ विल इंश्योर यू आर ईटिंग सब्जी भी, दाल भी, थोड़ा छोला भी, थोड़ा सैलड भी, रोटी भी, आपने थोड़ा अचार भी खाओगे, फिर लास्ट में दही या छाछ तो हम लेते हैं, क्योंकि सेकेंड पार्ट ऑफ योर फूड इज फर्मेंटेड फूड, तो हमको एटलीस्ट दिन में 2 बार तो दही छाछ पीनी चाहिए, राइट? तो आपको सब मिल रहा है। आप जैन हो या नॉन जैन हो, डजेंट मैटर। अब आप घर में खा रहे हो तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सब शुरू होती है जब आप बाहर खाना शुरू करते हो। क्यों? मैं अक्सर देखता हूँ रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, एक तो बाहर का खाना मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव, तो वो क्या होगा, सब्जी एक मंगाएगा लेकिन रोटी 4 मंगाएगा 2 जन के बीच में। अगेन वही प्रॉब्लम हो गया, कार्ब्स आपने ज़्यादा दिया। अब आप सब्जियों की जब बात करोगे बाहर में, तो आप देखिए कौन सी घर की सब्जी आपको बाहर मिलती है। क्या आपको टिंडा बाहर मिलेगा, परवल बाहर मिलेगा, बीन्स बाहर मिलेगी, लौकी बाहर मिलेगी। तो आपको बाहर में जो जब हम सब्जियों की बात करते हैं, वेजिटेबल या फाइबर की एक भिंडी शायद मिल जाएगी आपको, कॉलीफ्लावर मिल जाएगा, गोभी मिल जाएगी, आलू मिलेगा। आई डोंट थिंक इसके अलावा आपको और कोई सब्जी मिलेगी। तो अगेन फाइबर कम है, राइट? और आप उसके साथ पेल रहे हो ज़्यादा रोटी या ज़्यादा राइस या फिर मिठाई का हो, तो अगेन गट में वो खाना कितना कम पहुंच रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम है। जैन का दूसरा प्रॉब्लम है, हम लोग प्रोटीन पे ध्यान ही नहीं देते। तो जो आपने पतले की बात की या वीकनेस की बात की, वेजिटेरियंस जनरली, क्योंकि हम लोग प्रोटीन को एडिक्वेटली ऑप्टिमली नहीं लेते, तो जब हम खाने की बात कर रहे हैं, बोला एक हमको खाना चाहिए एनर्जी के लिए, दूसरा मैंने बोला था हमको खाना चाहिए हमारी स्ट्रक्चरल एंड इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ तो काम प्रोटीन का ही है। तो अगर आप प्रोटीन, आपका
प्रोटीन का रिजर्वॉयर आपका मसल है एमिनो एसिड्स का। तो अगर आप कम प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीन तो आपको चाहिए आपके बॉडी को सारे बॉडीली फंक्शंस करने के लिए, जब आप ये कम दे रहे हो तो बॉडी एक्स्ट्रा कहाँ से निकाला? गट में हमने बोला वो म्यूकस लाइनिंग खा रहा है और छेद कर रहा है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, आप कम प्रोटीन खाओगे तो आपका बॉडी मसल से एमिनो एसिड्स को निकालेगा, तो आपका मसल मास डिक्लाइन होगा, इसलिए आप विजुअली वीकर दिखोगे क्योंकि मसल मास कम हो गया। और मसल मास कम हो गया तो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ भी गई तो आपकी हेल्थ स्पैन कॉम्प्रोमाइज होगी, फिर वो सामान नहीं उठा पाओगे, फिर वो ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, तो उसका अलग प्रॉब्लम है। ठीक है। सो दूसरा पॉइंट जो राहुल मैं बताना चाहता था कि आपको फर्मेंटेड फूड, आपको जो भी आपके घर में बनता है वो खाना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि एक तरफ ये गट का जो पूरा डायमेंशन 15-18 साल पुराना है, हमारी नॉलेज इसके बारे में, लेकिन जितना हम लोग ने सीखा ये माइंड बॉगलिंग सीखा है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? जैसे जैसे ये समझ में आया गट का डिस्प्रोपोर्शनेट रोल इन ह्यूमन हेल्थ, बहुत सारी कंपनियों ने इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज लेना शुरू कर दिया। तो आजकल गट हेल्थ बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बन गया। तो एक नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में जिसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या? लाइव बैक्टीरिया, कि दही में भी लाइव बैक्टीरिया है, लेकिन उन्होंने छोटू बॉटल निकाली याकुल्ट बोल के, दही दिया, उसमें थोड़ी शुगर डाल दी ताकि आपका बच्चा ज़्यादा पिए, लेकिन एक चीज़ किया उन्होंने, उसमें इंजेक्ट किया और ज़्यादा लाइव बैक्टीरिया, और उन्होंने मार्केटिंग के लिए बोला इसमें है 6.5 बिलियन CFU। CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कोई भी चीज़ को आप पेट्री डिश में डालोगे ना लैब्स में, तो उसकी कॉलोनीज बनना शुरू हो जाती है, वो माइक्रो से, जो आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे कॉलोनीज, उस कॉलोनीज को काउंट किया तो इसमें बोलते हैं 6.5 बिलियन CFUs है। ये लोग बात कर रहे हैं इनपुट की, ठीक है? ये बैक्टीरिया उसके अंदर में इतना है, ये भी नहीं बोलते उसके अंदर में जब फैक्ट्री में था तब है कि आपने जब शेल्फ से उठाया तब है। आप कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कितने मर रहे, कोई मैथ नहीं दे रहा, वो खाली एक ही चीज़ हाईलाइट करते हैं इसमें। ये आज इंडिया में आप चले जाइए अमेजोन में, काफ़ी सारी आपको ये बग वाली कंपनियां मिलेगी जो प्रोबायोटिक्स को मार्केट कर रहे हैं। ये सब मार्केटिंग कर रहे हैं आपको ये बोलने के लिए मेरे अंदर में इतने सारे लाइव बैक्टीरियाज हैं। ये लार्जली 2 स्ट्रेन की बात करेंगे, या तो लैक्टोबैसिलियस की बात करेंगे या बाइफिडोबैक्टीरियम की बात करेंगे। लेकिन ये सबसे आसान है लैब में बनाना। क्यों? जब हमने गट की बात की थी, मैंने बोला ओरल, यहाँ के जो ओरल माइक्रोबायोम है इसमें ऑक्सीजन में ये थ्राइव करते हैं। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है। ये सारे बैक्टीरिया थ्राइव कर रहे हैं इन अ वेरी डार्क केव विदाउट ऑक्सीजन। ये जो आप प्रोबायोटिक स्ट्रेन ले रहे हैं ये बहुत आसान है बनाना, इसलिए आपने बना दिया, इनपुट डाल दिया। क्यों? क्योंकि गठत की इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही, तो आपने बोला मेरा प्रोबायोटिक लो। आपने एक ही रिसर्च का एक पॉइंट की प्रोबायोटिक इज बेनिफिशियल को उठाया, मार्केटिंग को चिपकाया, जो सबसे आसान था बनाना वो बनाया, डाला, आपको पिलाना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता इसमें से एक्चुअली में जो लाइव बैक्टीरियाज है ये आपके रियल गट में कितने पहुंचते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सारे जो प्रोबायोटिक्स के लाइफ स्ट्रेन है ना, ये ट्रांजिएंट है, ये परमानेंट कॉलोनी नहीं बसाते हैं, ये निकल जाते हैं। लेट्स अज्यूम 0.1% भी आपको बेनिफिट दे रहा है, ये तब तक आपको बेनिफिट देगा जब तक आप इसको ले रहे हैं। जब बंद कर दिया इसका बेनिफिट चला गया, क्योंकि प्रोबायोटिक बाय इट्स नेचर कैन नॉट, वो घर को बसा ही नहीं सकते, उसका काम है गेस्ट की तरह आते हैं चले जाते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इतना बड़ा मार्केटिंग चल रहा है। मैं आ रहा था आपके पॉडकास्ट में तो मैं थोड़ा अमेजोन पे, एक गट की कंपनी है उसका मिनिमम वो कुछ 15 सैशे बेचते हैं 700 रुपये में, 671 रुपये में अमेजोन पे। तो अगर आपने एक सैशे एवरीडे लिया तो आपको महीने के आप कितना स्पेंड कर रहे हो, 1400 से 1500 रुपये, 1400 रुपये। आपके घर में अगर 4 जन है तो कितना स्पेंड कर रहे हो? क्योंकि आप, आई डोंट थिंक ऐसा कोई आदमी होगा जो बोलेगा मैं अपनी हेल्थ बनाऊंगा, बीवी की नहीं बनाऊंगा, बच्चों की नहीं बनाऊंगा। यार 6000 रुपया आप अपने फैमिली की हेल्थ के लिए स्पेंड कर रहे हो। उस पैकेट में लाइव बैक्टीरिया जो इनपुट है, पता नहीं आउटपुट क्या है। आप सोचिए 6000 रुपये में अगर आप घर जाए तो पूछिएगा अपनी वाइफ से कि 6000 रुपया में वीक में कितनी सब्जी, कितने फ्रूट्स, कितने नट्स और कितना राजमा आता है।
आपके शायद पूरी फैमिली का ग्रोसरी शॉपिंग 6,000 में हो जाएगा, जहाँ आपको प्रीबायोटिक भी मिल गए, प्रोबायोटिक भी मिल गए 30 दिन तक, और आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि प्रोबायोटिक सिर्फ 3 चीज़ों से की वजह से चलती है। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे व्यूअर्स को समझाना, प्लीज़ इनसे बचिए। मैं इसको बोलता हूँ द प्रोबायोटिक्स प्रोपोगंडा। बचो इससे, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ, और दही, छाछ, कांजी, जो भी प्रोबायोटिक ड्रिंक आपके घर में मिलती है। दूसरा, ये लोग बोलेंगे ये सारे, अगर आप इनका मार्केटिंग देखेंगे, जो आपने पहला क्वेश्चन मुझे पूछा, क्या हमारा गट इज इक्वल टू डाइजेशन, आप कोई भी गट के प्रोबायोटिक का मार्केटिंग देखेंगे तो बोलेगा ये खाने से ब्लोटिंग कम होगा, एसिडिटी कम होगी, गैस कम होगा, डाइजेशन बेटर होगा। तो इन्होंने गट हेल्थ को ये 4 चीज से जोड़ के रखा है। ये कंपनी मेरे पास भी आई थी प्रमोट करने के लिए, तो मैंने फेस वैल्यू पे लिया। तू बोलता है ये लेने से मेरी ब्लोटिंग कम होगी, तो मेरे को बता ब्लोटिंग मेजर कैसे करते हो। अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ कम होगी तो 100 है तो 80 होगी, तो वो नहीं पता है सर मुझे। एसिडिटी कम होगी, कैसे मेजर करते हो, नहीं पता सर। डाइजेशन बेटर होगा, कैसे मेजर करो। गैस कम होगा। दूसरा, मैंने उसको पूछा अब मेरे को ये तो समझो ब्लोटिंग क्यों खराब है, सर वो तो नहीं पता। आपको पता है जब आप ज़्यादा खाना खाते हो ना, और आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तब ब्लोटिंग होती है। कोई खाना जब ठीक से नहीं बैठता तो टेम्पररी थोड़ी ब्लोटिंग होती है, आपका स्टमक डिसेंडेड होगा, थोड़ा बढ़ेगा, ओके ना। बट इसका मतलब खराब क्यों है। जब आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाओगे तो एसिडिटी होती है। बट ये एसिडिटी क्यों हो रही है, एसिडिक का मतलब क्या, खट्टापन। जब आप डकार लेते हो तो खट्टी डकार आती है, उसका तेरा गट से क्या लेना देना। गट तो 90% तेरे लार्ज इंटेस्टाइन में है मेरे भाई, और तेरा या सैशे लेने से मेरी एसिडिटी कैसे कम हो रही है। मेरी एसिडिटी शुरू हुई है क्योंकि मैंने गलत खाना खाया था, बाहर का खाना खाया था, ज़्यादा तेल, ज़्यादा मिर्ची वाला पुराना खाना, व्हाटएवर। तो आपके स्टमक को ज़्यादा एसिड्स की ज़रूरत पड़ रही है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ये तो अच्छा काम कर रहा है ना। एसिडिटी का मतलब आपने वैसा कुछ खाना खाया था जो स्टमक के साथ नहीं है, तो स्टमक और ज़्यादा एसिड से उसको, ये तो अच्छी बात है, तो खराब क्यों बोल रहा है। मैंने पूरा फाट के ऊपर एक पॉडकास्ट किया है, हम पाते क्यों है, उसका पूरा साइंस समझाया मैंने। ये किसने बोला फाट खराब है। फाट करना इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हेल्दी गट। एक्सेस फाट इज बैड। बट तूने तो सब चीज को चिपका दिया, और एक चीज मिलेगी, ये लो तुम्हारी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी। भाई बता तो सही, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बता। नहीं, गट हेल्थ बेटर होगी तो इम्यूनिटी बेटर होगी ना प्रशांत। तुमने ही तो बोला 70-75% गट के इम्यून सेल्स तो हमारे इम्यून सेल्स तो गट में रहते हैं। तो तू बोल रहा है ये लेने से मैकेनिज्म तो समझा। कौन से इम्यून सेल्स को जाके ये प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, कोई साइंस नहीं। इसीलिए ये दवाई के रूप में नहीं है। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को दवाई बनाना है तो आपको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करने पड़ेंगे। आपका एक मेजरेबल आउटकम होगा। आप एक ग्रुप लोगे जिसको प्लेसिबो बोलोगे, एक कंट्रोल ग्रुप होगा, दोनों को ये प्रोडक्ट दोगे, दोनों को मेजर करोगे। या तो मेजरेबल आउटकम ही नहीं है तो ये दवाई बन कैसे सकती है इसकी। ओटीसी प्रोडक्ट है ना, ओटीसी आर अलाउड, जो भी चिपकाना है चिपकाओ। आपको एक चीज लिखा होगा जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मैन्युफैक्चरिंग अच्छे एनवायरनमेंट, बट ये मेरे हेल्थ में कैसे बेनिफिट देता है, तो बचो इससे यार। ये पैसा बचाओ, जितना पैसा बच रहा है उसकी सब्जियां खरीदो, फ्रूट्स खरीदो, दही खरीदो, नट्स खरीदो, आपका घट आपको थैंक यू बोलेगा। प्रशांत, एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ पे ऐसे मिलती है जैसे मिठाई की, मैंने मतलब नोट करा मिठाई की जैसे देना भैया एंटीबायोटिक्स देना। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ थोड़ा एक लाइटर मूड पे कि जब हम 12 साल यूके रहे तो हम शुरू के 3 या 4 साल हम लोग भी यहाँ से एंटीबायोटिक्स लेके जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिलती ही नहीं है, तो यहाँ से लिखवा के लेके जाते थे और यूज़ करते थे। बट जैसे जैसे वहाँ रहने लगे और लोगों को हमने देखा वहाँ पे, हमें समझ में आया कि एंटीबायोटिक्स तो नहीं लेनी है जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब एक्चुअली में ना करे।
और वहाँ पे करते ही नहीं है वो लोग। मतलब आप अगर आपको कोल्ड फ्लू है तो कोई करेगा ही नहीं। यहाँ पे लेकिन मेरी फैमिली में भी एक साल में मिनिमम आई वुड से 3 या 4 टाइम्स, क्योंकि 3 या 4 बार आपको फीवर आता है, फ्लू होता है, वगैरह वगैरह होता है। तो 3 या 4 बार मैंने मेरी फैमिली मेम्बर्स को लेते देखा है और मेरा बहुत झगड़ा होता है। मदर के साथ बहुत होता है, मैं ब्रदर के साथ बहुत होता है कि भाई क्या कर रहे हो, एंटीबायोटिक्स कैसे ले रहे हो आप लोग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं नोट करता हूँ, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ इस टॉपिक पे, कि 1 दिन की एंटीबायोटिक ले ली, 2 दिन की एंटीबायोटिक ले ली और थोड़ा सिम्टम्स रिलीज हो गए एंड दैट्स इट, ख़त्म। वहीं पे ही एंटीबायोटिक का पूरा जो 5 डेज़ का जो कोर्स होता है जनरली, उसको वहीं पे ब्रेक कर देते हैं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स और गट हेल्थ में क्या रिलेशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या इम्पैक्ट आता है, वो मुझे थोड़ा आप समझाइए प्लीज़। सो यार आप बहुत 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 सही हो। इंडिया में हम एंटीबायोटिक्स को कैंडी की तरह, कुछ भी होता है एंटीबायोटिक्स पॉपिंग पिल की तरह लेते हैं। एंटीबायोटिक्स का आपको समझना पड़ेगा, ये एंटीबायोटिक्स है क्या। ये आपके बॉडी के अंदर के बैक्टीरियाज को मारता है, इसलिए इसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ये वायरस को नहीं मार सकता, ये फंगस को नहीं मार सकता। आज तक वायरल, जब बोलते हैं ना वायरल फीवर हुई है, उसकी कोई दवाई दवाई बनी है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं बनी है वायरस को मारने की। कोरोना वायरस था, इसलिए इसका एक एंटीबॉडी बना जिसको हमने वैक्सीन की तरह ली। तो एक प्रोसेस अलग था, क्योंकि वायरसेस अलग है, उनका फंक्शनिंग अलग है। तो एंटीबायोटिक से वायरस नहीं मिलता है। तो अगर आपको वायरल की फीवर है, आप फिर भी एंटीबायोटिक से लेते हो, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ एंटीबायोटिक्स इज लाइक अ हिरोशिमा नागासाकी ऑन योर गट। ओह रियली? आपने वो अभी एक बहुत ब्यूटीफुल वेब सीरीज आई थी शर्नोबिल, अगर आपने देखी हो तो। ये थी रशिया के अपने खुद का एक न्यूक्लियर रिएक्टर में बर्स्ट होता है, और वो आज भी अभी भी वहाँ कोई लाइफ नहीं है। तो ये रोल प्ले करता है जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो। आपके गट के अंदर में जो गट बैक्टीरियाज है, ये वो मशीन गन है जो बैक्टीरियाज को मार रही है। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है गुड और बैड बैक्टीरिया, या अच्छे बैक्टीरिया और पैथोजेंस के बीच में। इसका एक ही काम है, जो सामने मिला उसको शूट एट साइट। तो जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, ये आपके गट बैक्टीरिया को वाइप आउट कर देता है। तो ये आप जब आपके हाथ में ओवर सैनिटाइजेशन यूज़ करते हो, कोविड में आजकल भी मैं देखता हूँ सबको अपने हाथ में वो सैनिटाइजेशन की बॉटल लेते हैं। जैसे ही कहीं गए, अब हमको थोड़ा सा शॉक भी हो गया, राइट, दिखाने के लिए कि हम ओवर सैनिटाइज्ड हैं। ये ओवर सैनिटाइजेशन भी बच्चों के लिए, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो सारे बैक्टीरियाज को मार रहा है। अब आपने ले ली तो अगले 15 दिन या 22 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब सोचिए वो अमेज़न में आपने वो जंगल के पेड़ को अप्रूव कर लिया, अब आपको इसको रिकॉलोनाइज करना है। एक चीज़ ये कि जब आप रिकॉलोनाइज करोगे तो 70-80% रिकॉलोनाइजेशन वापस वही पेड़ों का होगा जो चाइल्डहुड में था, लेकिन 20-30% आप इसको रिकॉलोनाइज बेटर कर सकते हो। तो अगले 15 से 2 या 3 हफ्ते आपको डेफिनेटली फाइबर पे ध्यान देना है, फ्रूट्स पे ध्यान देना है, फर्मेंटेड फूड्स पे ध्यान देना है, स्लीप पे भी ध्यान देना है। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको मेडिकल प्रिस्क्राइब करेगा प्रोबायोटिक्स। ओटीसी काउंटर से जाके, क्योंकि किसी ने एडवर्टाइजमेंट में बोल दिया था, वो मत लेना। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की गई प्रोबायोटिक आपको लेनी पड़ेगी, और बहुत अगले 3 हफ्ते आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने 4 साल राकेश झुंझुनवाला के साथ काम किया एज हिज हेड ऑफ रिसर्च। तो जब हम लोग इन्वेस्टिंग करते थे तो हम लोग भैया को पूछते थे कि भैया आर यू अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के बारे में उनकी एक फिलोसॉफी थी, नॉट अ रूल, नॉट रूल्ड आउट। राइट। एंटीबायोटिक्स नॉट अ रूल बट नॉट रूल्ड आउट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो लोग फाइनेंस फॉलो करते हैं उनको एक अच्छा वो मिल गया होगा यहाँ पर। मुझे स्लीप, आपने बोला कि जैसे एंटीबायोटिक्स लेने के बाद स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल भी स्लीप और गट हेल्थ का क्या रिलेशन है? मतलब अच्छा गट हेल्थ मीनिंग अच्छी स्लीप, या अच्छी स्लीप गिव्स यू गुड गट हेल्थ? दोनों में कैसा रिलेशन है? साइंस अभी भी फिगर आउट कर रहा है कि व्हाट डिसाइड्स व्हाट। साइंस में हम कॉजेलिटी बोलते हैं, डज गुड गट गिव यू गुड स्लीप और डज गुड स्लीप गिव यू गुड गट। अभी तक जो रिसर्च सामने आई है ये बाई डायरेक्शनल है, ओके, राइट।
हमने बात की थी मेलाटोनिन जो सिग्नल करता है आपके ब्रेन को अब सोने का टाइम है, आपका गट 500 टाइम्स ज़्यादा बनाता है। तो आपका गट हेल्थ का बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट रोल है आपको अच्छी स्लीप दिलाने के लिए। दूसरा, आप देखेंगे किसी दिन अगर आपने कोई आपका मील बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया, कार्ब हैवी हो गया, गलत खाना खा लिया, उस रात आपकी नींद विल नॉट बी गुड। राइट। आपकी स्लीप डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपका गट इम्पैक्ट हुआ है बहुत बुरी तरह से। तो आपका गट का वो भी एक बहुत बड़ा रोल है। तीसरा जो मोस्ट स्टडीड एस्पेक्ट है गट और स्लीप के बारे में, इट हैज़ टू डू विद सर्केडियन रिदम। हम लोग साइंस में सर्केडियन रिदम बोलते हैं। सर्केडियन आपको सन से आते हैं कि भाई हम ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए थे सन के थ्रू, कि जैसे शाम होती है सिग्नल है नेचर का आपको कि यार अब सोने का टाइम शुरू हो गया। ऑफ कोर्स आज हम लोग बहुत बड़ी लाइट्स लगा देते हैं, बट नेचुरली जैसे जैसे सर्केडियन रिदम आती है मेलाटोनिन प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो एडिनोसाइन कम हो जाता है, मेलाटोनिन बढ़ता है, सिग्नल आती है, आप सोते हो। तो हमारे बॉडी में जितने सेल्स है, बॉडी के भी सेल्स और हमारे गट बैक्टीरिया के भी सेल्स है, ये सब भी इवोल्यूशन के थ्रू ही आए हैं। तो ये सारे सेल्स का भी एक सर्केडियन रिदम के साथ रिदम है, राइट। नाउ क्या हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा लेट जगते हो, तो आपके बॉडी के अंदर में आपके गट बैक्टीरिया के कुछ एक ऐसे सेल्स हैं जो रात को काम करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सुबह काम करते हैं। अब आपने बहुत ज़्यादा लेट रात आप सोए नहीं और आप जगे रहते हो, आपने स्लीप को अच्छे से नहीं दिया, तो आपकी जो सर्केडियन रिदम आपके बैक्टीरिया के सेल्स की, आपके गट के बैक्टीरिया की, ये थोड़ी वो हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। जहाँ उस सेल्स को आराम करना चाहिए वहाँ वो सेल्स अभी भी काम कर रहे हैं, जहाँ वो गट के बैक्टीरियाज को काम करना चाहिए वहाँ वो सो जाते हैं। बोल रहे इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके एपेटाइट के ऊपर, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के ऊपर, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। लेकिन ये साइंस अभी भी चल रहा है। ये एस्टैब्लिश्ड है कि इफ़ यू वांट अ गुड गट, it is very difficult to have a good diversity of gut if you are not sleeping well. Right. दूसरा और एक चीज़ आप देखोगे कि जब भी आप बीमार होते हो आप ज़्यादा सोते हो। Yes. कभी सोचा है क्यों? मुझे तो अभी तक जो लगता है कि जब बीमार होते हैं तो एनर्जी नहीं रहती है, तो एनर्जी नहीं रहती है तो शरीर बोलता है कि यार रेस्ट कर भाई। तो जब आप सोओगे तो उठोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एक वो पार्ट है। हाँ। दूसरा है जब आप बीमार होते हो आपके बॉडी के अंदर में एक वॉर चल रही है, जो वो पैथोजन से जो आपको बीमार कर रहा है उसको आपकी इम्यून सेल्स फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये इम्यून सेल्स के प्रोडक्शन के लिए स्लीप ज़रूरी है। लेकिन जब आप सोते हो तो ये इम्यून सिस्टम का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? आपके गट के थ्रू होता है, क्योंकि 75% ये गट में रहते हैं। तो आपकी स्लीप का हर एक गट के हेल्थ के साथ कनेक्शन है, बाई डायरेक्शनल है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता है ये स्लीप से गट हेल्थ पे आ जाता है या गट हेल्थ पे स्लीप पे आता है। मैं बोलता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। अच्छा गट चाहिए तो 7 से 8 घंटा सोना है। क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि अभी इस पे एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, और अभी तक जो थियोरी है वो है बाई डायरेक्शनल है। बट मैंने बहुत बार पर्सनली खुद नोट करा है कि अगर मैं रात को अच्छा सोया हूँ तो मुझे सुबह मोशन अच्छा आएगा। और मुझे नहीं पता कि ये जस्ट बहुत ही क्रूड जिसको कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन है। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ के लिए, और वाइस वर्सा। कुछ लोग को अगर गट हेल्थ में प्रॉब्लम है तो शायद वो सो नहीं पाते। एंड यू आर राइट। जो हम बात कर रहे थे गट के बैक्टीरिया के सेल्स के काम की, इसका काम है वो जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व कर रहा है उसको पुश करना, ताकि आप सुबह हो तो ये सारी गंदगी और ये सारा चीज़ आपके स्टूल से निकल जाए, राइट। तो उसका काम रात का है ये धक्का मारना। अगर आप नहीं सो रहे हो, आप जगे हुए हो, तो वो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है। तो एक ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है। बट ये सब जो आप और मैं बात कर रहे हैं ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं। करेक्ट। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसके ऊपर स्टडीज भी होगी। वो 2 सेट ऑफ इंडिविजुअल्स लेंगे, एक को से दोनों को सेम खाना देंगे, एक को कम सुलाएंगे, एक को ज़्यादा सुलाएंगे, फिर इसका ऑब्जर्वेशन। तो इस पे काम चल रहा है। बट ये एस्टैब्लिश हो गया कि गट हेल्थ इम्पैक्ट्स योर स्लीप एंड स्लीप इम्पैक्ट्स योर गट हेल्थ। या एक्सरसाइज गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और कौन सी एक्सरसाइज
क्योंकि एक्सरसाइज में भी एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है अपने आप में, चाहे योगा से लेके हर कोई योगा टीचर बन गया है से लेके, और आप जिमिंग कर लो या फिर जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होती है? यार एक्सरसाइज का भी कंप्लीटली डायरेक्ट कनेक्शन है आपके गट हेल्थ के साथ। अगर आप 3 सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ले लो, एक कंप्लीटली सेडेंटरी कभी एक्सरसाइज नहीं करता, एक मॉडरेट एक्सरसाइज करता है, और एक एलिट ओलंपियंस को ले लो, राइट। सेडेंटरी और ओलंपियन में प्रॉब्लम है गट को लेके। अच्छा, ओके। जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं उसको बेनिफिट है, जो एकदम सेडेंटरी है उसका क्या प्रॉब्लम है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है स्ट्रक्चरली, मैं तो अपनी सारी एक्सरसाइज को मॉनिटर करता हूँ वूप के थ्रू। आप देखिए कि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो, पहले ये डिस्टिंग्विश करते हैं एक्सरसाइज और फिजिकल मूवमेंट के बीच में डिफरेंस है। आप नॉर्मली वॉक कर रहे हो, पानी लेने चले गए, कॉफ़ी लेने चले गए, वो एक्सरसाइज नहीं, वो फिजिकल एक्टिविटी है। एक्सरसाइज में डेलिब्रेशन आ जाता है। जब मैं एक सर्टन इंटेंसिटी पे वॉक करता हूँ, विद अ सर्टन गोल वॉक करता हूँ, तो क्या होगा, आप देखोगे आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या? क्योंकि आप एक इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर रहे हो, वो करने के लिए आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी बनती है आपके सेल्स के अंदर में, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर में। वो सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, वो उसको ब्लड सप्लाई करता है। तो क्योंकि अब आपने वॉक एक इंटेंसिटी से शुरू किया, उसको ज़्यादा चाहिए, तो आपका ब्लड हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है, तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। तो ये ब्लड फ्लो आपके इंटेस्टाइन में भी ज़्यादा बढ़ता है। तो राइट फ्रॉम जो सारे फंक्शन की बात की, फ्रॉम डाइजेशन, इम्यूनिटी, विद दैट हायर ब्लड फ्लो, नंबर 1 ये मैकेनिज्म है, ये एक्सरसाइज डायरेक्टली हेल्प करता है आपके गट हेल्थ को। दूसरा, देयर इज समथिंग दैट वी कॉल एज गट मोटिलिटी। ये गट का काम है, ये जो आपने खाना खाया था इसको बाहर निकालना, सब कुछ इसकी अच्छाई को लेके सारी बुराई को बाहर काटना। तो ये गट को, ये खाने को मूव करना पड़ता है। जब आप खाते हो सलाइवा के थ्रू, या आपने कुछ पानी पिया, यहाँ से स्टमक तक तो आपने डाल दी, ठीक है। स्टमक के बाद ये जो फ्लो है, इसका पानी का रोल बहुत कम हो जाता है, लिक्विड का रोल। फिर ये मूव करता है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। मसल सेल्स इनसाइड योर स्टमक, इनसाइड योर स्मॉल इंटेस्टाइन, इनसाइड योर लार्ज इंटेस्टाइन, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर करके ये इसको मूव कर रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो, ये गट मोटिलिटी को बढ़ाता है। योर एबिलिटी टू मूव दैट फूड बेटर, फास्टर, सूनर, मोर एफिशिएंटली, ये रोल प्ले करता है एक्सरसाइज। दूसरा, तीसरा रोल एक्सरसाइज प्ले करता है, जब भी आप एक्सरसाइज करोगे, रेगुलरली करोगे, आपके बॉडी में बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। जनरली एक्सरसाइज करते टाइम आपको लगता है यार थक, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद यू सी एन एलिवेटेड मूड। मूड का डायरेक्ट कनेक्शन आपके गट के साथ है, जो गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर ये काम करता है। तो एक्सरसाइज का डायरेक्ट रोल है आपके गट हेल्थ को बेटर करने में। जब आप एकदम सेडेंटरी है तो ये तीनों आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। जो सेडेंटरी पर्सन है वो टिपिकली परपेचुअली आपको नेगेटिव ही मिलेगा, डिप्रेस्ड ही मिलेगा, वो हर एक चीज़ में उसको प्रॉब्लम भी मिलता है कंपेयर टू समबडी हु इज मूविंग अ लॉट, राइट। तो ये दूसरा इसका एक्सट्रीम है ओलंपियंस में। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो आपके गट इसको बेयर नहीं कर पाता है, तो इनको गट डिसबायोसिस होता है उनको। तो अगर आप देखोगे तो उनकी डाइट्स भी अलग होती है, प्लस ये लोग दवाइयाँ भी लेते हैं इस गट से बचने के लिए। लास्ट एक चीज़ और है जो उसकी बाई डायरेक्शनलिटी पे बात करते हैं। जब आपका गट हेल्दी होता है, जो अभी आपने बात की, सुबह उठ के जब आपका स्टूल अच्छे से निकल जाता है, ये एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो मैंने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का भी कोर्स किया है स्टैनफोर्ड से। उसमें एक मॉड्यूल में इन्होंने ये बताया था कि जब आप एक्सरसाइज करते हो सुबह, यू शुड स्टार्ट आफ्टर आपका स्टूल पास आउट हो गया। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड स्टेट में एक्सरसाइज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस सफ़र करता है। तो ये भी इसका डायरेक्ट बेनिफिट है। आपने पूछा कौन सी एक्सरसाइज,
यार मॉडरेट इंटेंसिटी में आपकी मर्जी। मैं तो जनरली एक्सरसाइज को गट हेल्थ के लिए तो खास रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं एक्सरसाइज को ओवरऑल हेल्थ के लिए करता हूँ। तो उसमें मैं बोलता हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी जिम नहीं गए तो सबसे पहला है जिम जाना शुरू करो यार, राइट। वेट लिफ्ट करना शुरू करो। आपके मसल, ये मैं गट हेल्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ ताकि आपकी मसल की जो डिक्लाइन है इसको आप प्रोटेक्ट कर सको, स्लो डाउन कर सको। तो उसके लिए एक्सरसाइज करो। मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर, तीनों को ये हेल्प करेगा आपको प्रोटेक्ट करने में। इसके बाद कार्डियो कर लो। दोनों अलग अलग चीज़ के काम करता है। कार्डियो का वर्ड ही है कार्डियोलॉजी। कार्डियो मतलब हार्ट हेल्थ के ऊपर, लंग्स को स्ट्रॉन्गर करेगा। अगर आपके पास कितना टाइम है, अगर आप सिर्फ हफ्ते में 3 बार करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा यार दोनों को कर लो। 3 दिन जिम ज्वाइन कर लो, 40 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, 20 मिनट कार्डियो कर लो। अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो 2 दिन जिम कर लो, 2 दिन कार्डियो कर लो। 6 दिन करते हो तो 3 दिन आपके ऊपर। ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज जहाँ आपकी हार्ट रेट बढ़ती है वो आपको बेनिफिट देगा। ओके ओके, ठीक है। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, होपफुली मेरा एक ये जो क्वेश्चन है फास्टिंग पे, ये काफ़ी मेरे से रिलेटेड है। मैं फास्टिंग नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। आई एम वन ऑफ दोज कि मैं भूखा नहीं रह सकता। कितना इम्पोर्टेंट है फास्टिंग करना, और गट हेल्थ के लिए क्या ये बेटर है या नहीं है? मैकेनिज्म समझते हैं। कहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग प्लेज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रोल। आज वर्ल्ड का या इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओबेसिटी या मोटापा। एक जुलाई 2023 की रिपोर्ट आई थी जहां बोला था कि इंडिया में आज मोर देन 60 करोड़ इंडियंस आर ओवरवेट एंड ओबीस। अगर आप ओबीस है तो आपका इंडिया का नंबर 1 किलर है हार्ट अटैक और स्ट्रोक। इसके रिस्क गोज अप बाय 200%। ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। अगर आप ओबीस है मतलब अब आपके ऑर्गन्स में भी फैट सराउंड कर रहा है, चाहे लिवर की डिजीज़ की बात करें, किडनी के डिजीज़ की बात करें, ये सब में तो ओबेसिटी हैज़ लॉट ऑफ। अगर आप मोटे हो तो आप जल्दी मरोगे, बेसिकली सिंपल है। और आप मोटे हो तो आपको ऑटोमेटिकली मोस्ट लाइकली आप डायबिटिक भी होगे, आपको हाइपरटेंशन भी होगा। तो मतलब आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रॉब्लम है, राइट। हम मोटे होते कैसे? बहुत सिंपल है। देयर इज ओनली वन मैकेनिज्म, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है फिजिक्स का। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। आपके बॉडी को कुछ भी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम तो अपना एनर्जी बना नहीं सकते, तो एनर्जी आती कहाँ से? खाने में से। खाने के अंदर में एक केमिकल एनर्जी जिसको आपके सेल्स कन्वर्ट कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप जब ज़्यादा खाना खाते हो, वो जो कैलोरीज की बात करते हैं, कैलोरी इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं इन यूनिट्स। आपकी खाने के अंदर में जो एनर्जी है उसको आप मेजर करते हो इन कैलोरीज। तो ये जब आप खाते हो आपके बॉडी ने इसको कन्वर्ट कर दी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपने इसको यूज़ नहीं किया, आपके बॉडी के पास चॉइस ही नहीं, इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो हमारे बॉडी के अंदर में 400 से 500 ग्राम कैपेसिटी है ग्लूकोज को स्टोर करने की, उससे ज़्यादा हम नहीं स्टोर कर पाते। बाकी सारा स्टोर होता है फैट में। कुदरत ने हमको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट्स दी है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट, मोस्ट फैट पर्सन आई थिंक वो 1400 पाउंड का था, मतलब 650 किलो का था। अभी नहीं, उतनी कैपेसिटी है, आप खाते जाओ उतने मोटे होते जाओगे। अब आते हैं आपके फास्टिंग के क्वेश्चन के ऊपर। फास्टिंग एक मैकेनिज्म है थ्रू विच यू अचीव कैलोरी डेफिसिट, राइट। दिस इज द मैकेनिज्म थ्रू विच यू ईट लेस। ये एक रोल प्ले करता है आपको मोटा नहीं बनाने में। लेकिन आपको मोटा क्या नहीं बनाता है? कम खाना। ठीक है। अगर आप जितना एनर्जी बर्न कर रहे हो, आप कितना एनर्जी बर्न कर रहे हो, एक रफ मैथ मैंने आपको बताया था, आपकी 70 वेट मल्टीप्लाइड बाय 40 आपको एक ब्रॉड आपकी मेटाबॉलिज्म बता देगा। आपको उससे, अगर आप वो सेम खाना खा रहे हो, सेम कैलोरीज खा रहे हो, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। ज़्यादा खा रहे हो तो मोटे हो गए, कम खाओगे तो दुबले हो गए। अचीव आपको करना है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कम खाना है, वेट मेंटेन करना है तो सेम खाना है, वेट गेन करना है तो ज़्यादा खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग
is a mechanism through which you can achieve this objective of eating less. कोई hard and fast rule नहीं है. If Rahul can achieve whatever calories he wants to put in his mouth by eating every 2 hours, no problem. राइट. You can achieve this by only eating 2 hours, again no problem. मैकेनिज्म आपकी है, आप डिसाइड करो. तो किसी के लिए मेरे लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है. मेरा प्रॉब्लम है जब मैं खाता हूँ तो मैं रोक नहीं पाता हूँ. तो मैं 18 घंटा नहीं खाता हूँ, सिर्फ 6 घंटे खाता हूँ. वो मेरे लिए काम करता है. आपके लिए भूखा रहना नहीं काम करता. आपको हर 2-3 घंटे खाने को चाहिए, वो खा लो. जब मैं आपको देखता हूँ, यू आर डूइंग इट वेरी ब्यूटिफुली. डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू टॉलरेट हंगर, यू आर स्टिल बीइंग एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ बाय नॉट ओवर ईटिंग. तो फास्टिंग ये मैकेनिज्म है. अब फास्टिंग का रोल हम इसके ऊपर बात करते हैं गट हेल्थ के पर्सपेक्टिव से. अगर आप फास्टिंग में जा रहे हो लेकिन आप अपने बॉडी को इनफ फाइबर दे रहे हो, इनफ फर्मेंटेड फूड दे रहे हो, आपकी नींद अच्छी आती है, आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. जब आप फास्टिंग कर रहे हो और ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हो, तो आपके बॉडी को उतना ज़्यादा रेस्ट मिल रहा है, सेल्स को उतनी ज़्यादा आराम मिल रहा है. इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप फास्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. गट हेल्थ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना फाइबर खा रहे हो, कितना फर्मेंटेड फूड खा रहे हो, कितना कम आप शुगर, लिक्विड शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, एंटीबायोटिक्स, ये कितना कम खा रहे हो. ठीक है, ठीक है. प्रशांत, बहुत ज़्यादा मैसिव क्लैरिटी मुझे आज मिली है गट हेल्थ के बारे में. आई फील लाइक मुझे 90% तो पता ही नहीं था या गलत चीज़ें पता थी. तो थैंक यू बोलना चाहूँगा. और मैं चाहता हूँ, मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि वॉक्स, मेरे को लगता है एक वॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कैसे सही तरह से वॉक्स करने, क्योंकि बहुत लोग वॉक करते हैं. तो इस पे मैं आपको फिर से इनवाइट करना चाहूँगा जब भी अगर आपके पास समय हो. नहीं, 100% मैं आऊँगा. यार एक और चीज़ अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा फ्रॉम अ गट हेल्थ पर्सपेक्टिव, जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता है. ये इंडिया में इसका बहुत बड़ा महत्व है, जिसको हम प्राणायाम या ब्रीदिंग की बात करते हैं. क्योंकि आपका गट हेल्थ आपके मूड, बिहेवियर सबके ऊपर काम करता है. एंड आज हम एक बहुत एंग्री सोसाइटी हो गए, राइट. तो आपका ब्रीदिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके गट हेल्थ के ऊपर. तो जब हम हमारे नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, CNS की, इसमें इसके 2 ब्रांचेस हैं. एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जब आप एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, आप फाइट और फ्लाइट के मोड में होते हैं, एक्टिव मोड में होते हो, तो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी ब्रेन एक्टिवेट करती है. और जब आप रेस्ट और काम के स्टेट में होते हो, तो ये एक्टिवेट करती है आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जितनी ज़्यादा आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, डाइवर्सिटी ऑफ गट बैक्टीरिया उतना कम. जितनी ज़्यादा काम, रेस्ट, रिपीट वाली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, डाइवर्सिटी ऑफ गट बैक्टीरिया उतने ज़्यादा होते हैं, उनको उतना समय मिलता है अपने आप को रिपॉपुलेट करने का. तो जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की बात करो, डीप ब्रीदिंग की बात करो, जो भी आपका मोड है, जब आप ब्रीदिंग की एक रिदम में जाते हो, तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्टिवेट होती है. ये सिग्नल देते हैं आपके गट के सेल्स को, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल. तो वो अपना काम बेटर कर पाते हैं. तो ये जो ब्रीदिंग है, ये गट हेल्थ के कनेक्ट में बहुत कम लोग बात करते हैं. बट आई जस्ट वांटेड अपने, क्योंकि हमने गट हेल्थ फ्रॉम अ फूड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एक्सरसाइज, फ्रॉम न्यूट्रिशन, फ्रॉम स्लीप पर्सपेक्टिव बात की, आई वांटेड टू ब्रिंग दिस आउट ऑल्सो. राइट. ओके. सो प्राणायाम जो हम करते हैं सुबह योगा करते वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवरऑल ब्रीदिंग, आप थोड़ा कॉन्शियस ब्रीदिंग करो. थोड़ा सा, हम लोग आजकल बहुत चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, शैलो ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं. जब आप ब्रीदिंग आपके डायफ्राम से करोगे, ब्रीदिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस माउथ ब्रीदर्स हो गए, नोज ब्रीदर बनना है. तो ये छोटी छोटी चीज करोगे, बिसाइड्स द बेनिफिट वो आपको देगा, आपके गट हेल्थ को भी बेटर करेगा. ओके. थैंक यू सो मच प्रशांत. मेरे पास वर्ड्स नहीं है थैंक यू बोलने के लिए, बट आई हैव रियली एंजॉयड इट, लर्नड अ लॉट एंड वांट टू डू इट अगेन सम टाइम. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. थैंक यू राहुल फॉर हैविंग मी. अप्रिशिएट. दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए
मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।